नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉवल स्टोरी एक्सप्लेनर में, जहां हर कहानी एक नई दुनिया का दरवाज़ा खोलती है। यहां आपको सिस्टम, रोमांस और मैजिक जैसी अलग अलग तरह की कहानियां मिलेंगी जो आपको एक जादुई और रोमांचक सफ़र पर ले जाएंगी। तो आइए इस अद्भुत सफ़र में आगे बढ़ते हैं। अध्याय 24। घर पर दिखावा। मई दिवस की छुट्टियां अभी खत्म भी नहीं हुई थीं। सुबह सुबह रोशनी मेहता ने जल्दी उठने का निश्चय कर लिया था। वह छोटी अनान को उसकी माँ के घर वापस ले जा रही थी। उसकी आंखों में वह आत्मसंतुष्टता लगभग उसके माथे पर दिखाई दे रही थी। आदित्य मेहता ने उनसे कहा, ये तो नई कार है, क्या यह आपको इतना उत्साहित कर देती है कि इसे दिखाने के बारे में सोचकर आप रात को सो नहीं पाती? बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण है। रोशनी मेहता जल्दी तैयार हो गई थी और उन्होंने छोटी अनन को नई खरीदी गई राजकुमारी की पोशाक भी पहना दी थी। अपने भरे पूरे शरीर के साथ वह उस गुलाबी पोशाक में अविश्वसनीय रूप से प्यारी लग रही थी। उसके बाल दो छोटी छोटी चोटियों में बंधे हुए थे, एक एक दोनों तरफ। अनान, आज हम तुम्हारी दादी के घर जा रहे हैं दिखावा करने। उन्हें दिखाओ, तुम्हारे लिए एक साधारण ड्रेस भी हजारों में मिलती है। अब चूंकि उनका परिवार अच्छा चल रहा था, तो स्वाभाविक रूप से वे अपनी इकलौती बेटी को भी लाड़ प्यार करेंगे। अनाया मेहता ने जोर से सिर हिलाया। वह वयस्कों की दुनिया को नहीं समझती थी, लेकिन बच्चों की दुनिया को वह अच्छी तरह जानती थी। वह मोटे तौर पर दिखावे की अवधारणा को समझती थी। मूलतः ये है, क्या आज आपके पास कोई जेब खर्च है? हाँ। कितना? 1 रुपया। सिर्फ 1 रुपया? मेरे पास 2 रुपये हैं। तुम मेरे दोस्त बनने के लायक नहीं हो। आदित्य मेहता बहुत असहाय थे। उनकी पत्नी वास्तव में कुछ और ही थीं। उनके अनुसार अपने परिवार को अपनी नई पोश कार न दिखाना ऐसा होगा जैसे आप आलीशान कपड़े पहने हुए हों लेकिन अंधेरे में चल रहे हों, जो पूरी तरह असंतोषजनक होगा। ये किसने किया कि उसकी स्थिति सचेत माँ हमेशा अपने पति को नीची नज़र से देखती थी। इस बार बात उसके चेहरे पर जोरदार तमाचा मारने की थी। माँ और बेटी ने स्वाभाविक रूप से नई खरीदी गई पैनामेरा कार ले ली। ये कहना होगा कि इस कार की अपनी श्रेणी की अन्य स्पोर्ट्स सेडान कारों के बीच कोई प्रतिस्पर्धा नहीं थी। सीटें स्वचालित रूप से गर्म हो जाती थीं और गति बढ़ाना गैस पेडल पर एक कदम मात्र था। अंदर बैठने का अनुभव सचमुच कुछ ऐसा था जिसकी तुलना ऑडी A4 से नहीं की जा सकती थी। ये पूरी तरह से एक अलग लीग में था। मंजू शर्मा 3rd रिंग रोड के अंदर एक पुराने मोहल्ले में रहती थीं। यहाँ लगभग आधे घरों को पुनर्वास मुआवजे से सब्सिडी दी गई थी। मई दिवस की छुट्टियों के दौरान सोनल शर्मा ने अपने घर पर कुछ सहपाठियों को आमंत्रित किया था, जो दोनों दिल्ली के स्थानीय निवासी थे। बेशक मंजू शर्मा सुबह सुबह बाजार गई थीं और जैसे ही वह किराने का सामान लेकर वापस आ रही थीं, वह अस्थायी लाइसेंस प्लेट वाली सफ़ेद पनामेरा कार से टकरा गई। रोशनी मेहता ने अपना छोटा धूप का चश्मा उतार दिया और नन्ही अनान को एक जानकार नज़र से देखा, जिसने तुरंत संकेत को समझ लिया और उसने अपने बगल वाली खिड़की नीचे कर दी। दादी। उसकी आवाज़ कोमल और मधुर थी, अविश्वसनीय रूप से मनमोहक। मंजू शर्मा इलेक्ट्रिक बाइक चला रही थीं, जो अधिक सुविधाजनक था क्योंकि बाजार ज़्यादा दूर नहीं था। अनान, तुम यहाँ क्यों आए हो? मंजू शर्मा रुकी और उनका अभिवादन किया, फिर उनका ध्यान सफ़ेद रंग की लग्जरी कार की ओर गया। कार को किनारे पार्क करने के बाद रोशनी मेहता छोटी अनन के साथ बाहर निकली। माँ, हमारे घर मेहमान आए हैं, आपने इतना सारा सामान क्यों खरीदा? तुम्हारी बहन कुछ सहपाठियों को लेकर आई है, क्या मुझे उनके मनोरंजन के लिए और सामान नहीं खरीदना चाहिए? बोलते समय मंजू शर्मा की नज़र बार बार उस नई कार पर जा रही थी जिसे उनकी बेटी चला रही थी। ये क्या हो गया? तुम किसकी कार लेकर यहाँ आए? मेरे पिताजी का। छोटी अनान ने उत्सुकता से उत्तर दिया, उसका चेहरा गर्व से चमक रहा था। आपके पिताजी की? मंजू शर्मा चौंक गईं। आदित्य मेहता ने पोश खरीदी? हाँ, हमने इसे कल ही उठाया था, पूरा भुगतान नकद में किया था। हे भगवान, शहर से बाहर से आया उसका दामाद पोश कार चला रहा था और वह सास अंधेरे में रखी गई थी। यह नहीं चलेगा, उसे गंभीरता से इसे ठीक करना था। मंजू शर्मा ने सख्ती से कहा, यांक्सी, चूंकि आज छुट्टी है इसलिए तुम्हें अपने सभी रिश्तेदारों को बता देना चाहिए कि वे भोजन के लिए आएं। अब समय आ गया है कि हमारा परिवार एक साथ बैठकर अच्छा समय बिताए। उसका क्या मतलब है? ऐसा लग रहा था कि उसकी माँ चाहती थी कि सभी रिश्तेदारों को पहले अवसर पर ही पता चल जाए। ये सिमा झाओ के दिल की तरह स्पष्ट था, जिसे हर कोई समझ गया। रोशनी मेहता ने अब उन षड्यंत्रकारी विचारों से परेशान नहीं होते हुए सुझाव दिया, माँ, पिंगशेंग वास्तव में प्रभावशाली है। आपने पहले भी उसके बारे में बहुत कुछ कहा है और उसने कभी भी आपके सामने अपना आपा नहीं खोया है। मैं इस बार आपको अपने घर पर रात के खाने के लिए आमंत्रित करने आई हूँ। इस बारे में भूल जाओ, तब तक इंतजार करो जब तक वह दिल्ली में एक बड़ा घर नहीं खरीद लेता। उसे ऐसा लगा कि एक सेकंड हैंड पैनामेरा कार उसकी सास को ये स्वीकार करवाने के लिए पर्याप्त नहीं थी कि वह गलत थी। यदि ये 3रे रिंग रोड के भीतर एक बड़ा घर होता तो उसे अपने आप को 2 बार थप्पड़ मारने में कोई समस्या नहीं होती।
इसके अलावा उसके प्रति उसका नजरिया पहले ही बदल चुका था। बात सिर्फ इतनी थी कि वह अपनी गलती स्वीकार करने और एक बार में माफी मांगने के लिए खुद को तैयार नहीं कर पा रही थी। आखिर वह उसकी अपनी माँ थी, इसलिए रोशनी मेहता ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहती थी। घर पहुंचने पर सोनल शर्मा ने अपनी बहन का बहुत गर्मजोशी से स्वागत किया और उसे विशेष रूप से लिटिल अनन पसंद था। बहन, क्या तुम वहां व्यस्त हो? व्यस्त? बेशक, मैं व्यस्त हूँ, रोशनी मेहता ने जवाब दिया। दूसरा स्टोव एक बड़ा प्रचार अभियान चला रहा है जिससे हर दिन कई लाख लोग आ रहे हैं। मैं उतनी बेकार नहीं हूँ जितना आप सोच रहे हैं। सोनल शर्मा ने उत्सुकता से पूछा, तो फिर आज आप अचानक घर क्यों आ गए? वह यहाँ दिखावा करने आई है। अपनी बेटी को अच्छी तरह से जानने वाली मंजू शर्मा ने उसकी पोल खोलने में कोई संकोच नहीं किया। आदित्य मेहता ने एक पैनामेरा कार खरीदी थी और आपकी बहन विशेष रूप से हमें दिखाने के लिए आई थी। क्या आपके परिवार ने नए साल के लिए ऑडी नहीं खरीदी? यह मेरी माँ का है, यह मेरे पिता का है। छोटी अनान लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचने में माहिर थी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उनकी छोटी छोटी साजिशें परिवार में उजागर हो जाती थीं। दूसरी ओर सोनल शर्मा को सदमा लगा और उन्हें इससे उबरने में काफी समय लगा। उसने कभी यह उम्मीद नहीं की थी कि उसका साव शहर से बाहर से आएगा, जो पिछले साल भी सड़कों पर तिपहिया वाहन पर डूरियन बेच रहा था। इस वर्ष उन्होंने एक फल की दुकान खोली है और एक कोल्ड स्टोरेज सुविधा के लिए मुख्यालय स्थापित किया है, जो देखने में बिल्कुल एक बड़े बॉस जैसा लगता है। इसके अलावा आधे साल से भी कम समय में वह पोर्श कार के लिए पूरा भुगतान कर चुके थे। क्या वह सचमुच धन कमाने की राह पर है? मेरा मतलब है, जब आपका परिवार यह वह खरीद रहा है तो आप वास्तव में घर कब खरीदने जा रहे हैं? मंजू शर्मा को सबसे ज्यादा चिंता इसी बात की थी। कारें तो केवल परिवहन का साधन थी, लेकिन घर तो सच्चा आश्रय था। कोई जल्दी नहीं, रोशनी मेहता अनाया मेहता के साथ सोफे पर बैठ गईं और शांति से बोली, पिंगशिंग अधूरी संपत्ति नहीं खरीदना चाहता है और वह किश्तों में भी नहीं खरीदता है। जुलाई तक हम बेक्सिनन में लगभग 200 वर्ग मीटर की जगह के लिए पूरा भुगतान कर देंगे। पूर्ण भुगतान? मंजू शर्मा की आंखें गाय की तरह बड़ी हो गईं। रोशनी मेहता, क्या आप जानती हैं कि दिल्ली में एक घर के लिए पूरी किस्त कितनी होती है? मुझे लगता है कि आप मजाक कर रही हैं। आपको आमंत्रित न करना वसंत महोत्सव के लिए नुकसानदेह है। इसमें बड़ी बात क्या है? अगर पिंगशिंग ने नाटक में 5 मिलियन का निवेश नहीं किया होता तो हमारा परिवार पहले ही पूरा भुगतान कर चुका होता। रोशनी मेहता ने अपनी मां की व्यंग्यात्मक टिप्पणियों को अनदेखा करते हुए जवाब दिया। क्या? मंजू शर्मा तुरंत समझ नहीं पाई और सोनल शर्मा को ऐसा लगा जैसे वह कोई बकवास सुन रही हो। वह एक टीवी नाटक में निवेश करने गया था, मुझे इसके बारे में कैसे पता नहीं चला? रोशनी मेहता अपनी बहन की ओर असंतुष्ट नजरों से देखती हैं। जब वे घर बदल रहे थे तो उनकी मुलाकात एक लड़की से हुई जो मेरे घर के ठीक बगल में छोटी मोटी भूमिकाएं निभाती थी। बाद में वे उसके पीछे चले गए और कुछ दिनों तक एक्स्ट्रा काम किया और एक निर्देशक से मिले जो बहुत बुरे नहीं थे। लगता है उनका नाम संजय मेहता है। उनके पास एक अच्छी स्क्रिप्ट थी, लेकिन फिल्मांकन शुरू करने के लिए 5 मिलियन कम थे, इसलिए आपके जीजा ने सीधे पैसा लगा दिया और विशेष रूप से हमारी पड़ोसी निहारिका शर्मा को मुख्य भूमिका के लिए नामित किया। क्या तुम सचमुच मेरी बहन हो? सोनल शर्मा ने उसकी बांह पकड़ी और उसे बेतहाशा हिलाया। क्या तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारी बहन एक कला विद्यालय में पढ़ रही है? मैं अब स्नातक होने वाली हूँ। वह मुझे ऐसे अवसर के बारे में क्यों नहीं बताएगा? वह उन सभी समयों के बारे में सोचती है जब उसे भूमिकाओं के लिए ऑडिशन देने हेतु स्वयं को तैयार करना पड़ता था। इससे वह बिना आंसू बहाए रोना चाहती थी। उसे कुछ अवसर दिए गए, लेकिन उन बदबूदार पुरुषों ने चुपके से उसे एक छोटा सा कार्ड थमा दिया। तात्पर्य स्पष्ट था, यदि आप कोई भूमिका चाहते हैं तो पहले मुझे दिखाइए कि आपके पास क्या है। उसका वक्षस्थल छोटा तो नहीं था, लेकिन बहुत बड़ा भी नहीं था। एक बार जब आप इस तरह का काम कर लेते हैं तो पीछे मुड़ना मुश्किल होता है। जब वह अपनी बुद्धि के अंतिम छोर पर थी, तभी उसकी बहन दौड़ती हुई आई और उसे बताया कि उसका सौदागर जीजा अकेले ही एक टीवी नाटक में निवेश करने चला गया है। इसका क्या मतलब था? वह एक असली निर्माता बन रहा था। वह जिसे भी मुख्य पात्र बनाना चाहते थे वही होता था। क्या आपने कभी उन्हें सम्मानपूर्वक जीजा जी कहा है? रोशनी मेहता के शब्द शांत थे, लेकिन उन्होंने सोनल शर्मा को अचंभित कर दिया। अध्याय 25 मई का अंत। मानो बिजली गिर गई हो। सोनल शर्मा मौके पर ही अचंभित रह गईं। ऐसा लग रहा था कि उसे उम्मीद नहीं थी कि उसकी अपनी बहन ऐसी बात कहेगी। क्या उनके परिवार के संसाधनों का उपयोग बिना किसी शर्त के उसकी, यानी छोटी बहन की मदद के लिए नहीं किया जाना चाहिए? अगर वह बड़ी स्टार बन गई तो क्या सबको उन पर गर्व नहीं होगा? बहन, तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? अगर मैं इस तरह नहीं बोलूंगा तो बताओ मैं कैसे बोलूं? रोशनी मेहता ने सीधे जवाब दिया, जब आपके जीजा पहली बार दिल्ली आए थे तो उन्होंने सुना था कि आप हाई स्कूल में थे और आप पर पढ़ाई का बहुत दबाव था, इसलिए वे आपके लिए हमारे गृहनगर से विशेष रूप से 3 बूढ़ी मुर्गियां लाए थे। तुमने क्या किया?
क्या तुम्हें अभी भी याद है? वह दिन रोशनी मेहता की यादों में स्पष्ट रूप से अंकित हो गया। शुरू में उन बदबूदार बूढ़ी मुर्गियों को ले जाने के कारण उन्हें ट्रेन में नीची निगाह से देखा जाता था। ट्रेन से उतरने के बाद सोनल शर्मा ने अपनी नाराजगी को बड़ी मुश्किल से छुपाया। उसके माथे पर लगभग देहाती गंवार लिखा हुआ था और अब उसकी रुचि सफलता में थी। आप उसे अपना देवर नहीं मानती और वह भी आपको अपनी छोटी भाभी नहीं मानता। मंजू शर्मा, आप अपनी बहन के बारे में ऐसा नहीं बोल सकती। मंजू शर्मा ने आगे बढ़कर कहा, आदित्य मेहता अब कुछ हद तक सफल हो सकते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि एक बार आपकी बहन एक बड़ी स्टार बन गई तो सिर्फ एक फिल्म से करोड़ों की कमाई हो सकती है। तब वह जो पैसा कमाएगी वह आदित्य मेहता की कमाई के सामने अतुलनीय होगा। वह एक बड़ी स्टार। क्या आपको लगता है कि आज के दर्शक मूर्ख हैं? रोशनी मेहता ने सीधे तौर पर उनसे बहस की, हालांकि उनके मन में वह बस एक उचित कारण का बचाव कर रही थीं। मेरी पड़ोसी निहारिका शर्मा की भी कोई शैक्षणिक पृष्ठभूमि या सहायता नहीं है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि वह कितनी मेहनत करती हैं? वह भोर से पहले प्रतिदिन बाहर जाकर संवादों का अभ्यास करती है, 5 साल तक एक्स्ट्रा के रूप में काम किया है, हर अवसर का आनंद उठाया है। अब अपनी बेटी को देखिए, जो छोटी भूमिकाओं को तुच्छ समझती है, हमेशा कहती है कि यह नहीं चलेगा और वह नहीं चलेगा, जबकि उसने अभी तक स्नातक की डिग्री भी नहीं ली है और वह पहले से ही प्रमुख भूमिकाओं के बारे में सपने देख रही है। यदि उच्च उम्मीदें रखने वाला लेकिन कम योग्यता वाला हर व्यक्ति बड़ा स्टार बन सकता है, तो ये तभी संभव होगा जब मेरे पूर्वजों ने खेतों में घूमकर बंदूकों का सामना किया हो। अन्यथा वह नहा धोकर सो जाएगी और दिवा स्वप्न में डूबी रहेगी। मंजू शर्मा भी आसानी से पीछे हटने वालों में से नहीं थी। अपनी सबसे बड़ी बेटी की आलोचना करना उनके लिए ठीक था। अपने दामाद के बारे में बात करना कोई मुद्दा नहीं था, लेकिन अपनी छोटी बेटी सोनल शर्मा की आलोचना करना बिल्कुल भी ठीक नहीं था। कारण सरल था, उसने उसमें बहुत अधिक निवेश किया था। भविष्य की उम्मीदें भी उसकी छोटी बेटी पर टिकी थीं। यदि वह बड़ी स्टार नहीं बन सकी तो क्या उसका अपना जीवन आशाहीन नहीं हो जाएगा? ये पहली बार है जब मैं किसी बहन को अपनी बहन रोशनी मेहता के बारे में बोलते हुए सुन रही हूँ। आप वास्तव में दुनिया में आगे बढ़ गई हैं। बिल्कुल, मैं सच कह रहा हूँ, रोशनी मेहता ने कहा। मैं बस यही उम्मीद करती हूँ कि वह अधिक जमीन से जुड़ी रहेगी और सारा दिन उन अवास्तविक सपनों को पूरा करने में नहीं बिताएगी। परिवार में बहस होना सामान्य बात है। सोनल शर्मा को ऐसा नहीं लगा कि उनके साथ कुछ गलत हुआ है। वह बस इस बात से दुखी थी कि उसकी अपनी बहन उसकी मदद नहीं कर रही थी। छोटी बहन होने के नाते उसकी बड़ी बहन को यही योगदान देना था। अगर आदित्य मेहता यहाँ होते तो शायद वह इस बात पर उन पर हंसते। वह निहारिका शर्मा की कड़ी मेहनत से बेहद प्रभावित थे। यही वजह है कि उन्होंने उनकी मदद के लिए निवेश करने के बारे में सोचा। उनके लिए मनोरंजन उद्योग में एक मामूली सेलिब्रिटी बनना भाग्य पर निर्भर था। एक प्रमुख सेलिब्रिटी बनना समर्थन पर निर्भर करता है, लेकिन स्टारडम को बनाए रखने के लिए पूरी तरह से ईमानदारी की आवश्यकता होती है। उनकी छोटी साली सोनल शर्मा की तरह अगर कोई उनकी मदद करता है तो वह यही सोचती हैं कि यह अपेक्षित था। ऐसे लोगों को वह एक ही नज़र में पहचान लेता था। क्या वे बड़े निर्देशक और प्रमुख समर्थक भी इसे नहीं देख पाए? कोई भी ऐसे व्यक्ति को उच्च पद पर पदोन्नत करने को तैयार नहीं था। तो वास्तव में रोशनी मेहता गलत नहीं थीं। परिवार एक बार फिर कलह में बिखर गया, लेकिन सोनल शर्मा ने मन ही मन खुद से कसम खाई कि एक दिन वह खुद को साबित करके दिखाएगी। आप सब अदूरदर्शी हैं। नदी 30 साल पूर्व की ओर बहती है और 30 साल पश्चिम की ओर। आज तुम मुझे नजरअंदाज करोगे, कल मैं तुम्हारी पहुंच से बाहर हो जाऊंगा। उन्होंने अंत में कुछ पंक्तियां भी गुनगुनाई। खाने के बाद रोशनी मेहता छोटी अनन को वापस बेक्सिनान ले गई, जहां उसका असली घर था। बेक्सिन आन ईस्ट स्ट्रीट सेकंड शॉप। 6 कैशियर हमेशा की तरह व्यस्त रहे। रिचार्ज कार्यक्रम अभी भी जोरों पर था। ये दुकान वास्तव में फल फूल रही थी और इस रिचार्ज इवेंट के बाद यहाँ का मुनाफा निस्संदेह एक नई ऊंचाई पर पहुंच जाएगा। जहां तक आदित्य मेहता का सवाल है, तो वे पहले से ही 3 और दुकानों के लिए गतिविधियों की योजना बना रहे थे। डिंग, आपकी संचयी आय 6,80,000 है। क्या आप यादृच्छिक गुणक सक्षम करना चाहेंगे? मई दिवस की छुट्टियों के पहले दिन को छोड़कर उन्होंने यादृच्छिक गुणक का विकल्प चुना। बाकी समय वह संचय करता रहा। 6 दिनों के बाद वह सफलतापूर्वक 680,000 तक पहुंच गए। रोमांचक क्षण आ गया था। उसने पहले कभी 10 गुना रोल नहीं किया था। यदि वह आज इसे बना पाता तो पूरी तरह तैयार हो जाता। शुरू करना। आदित्य मेहता दूसरे स्टोर के छोटे से कार्यालय में बैठे थे। उनका चेहरा उत्सुकता से भरा हुआ था और वे उन 2 सुनहरे पासों को देख रहे थे। ये ज्यादा समय नहीं था। उसका भाग्य सचमुच अच्छा था। पहले पासे पर अधिकतम 5 दिखाई दिए तथा दूसरे पासे पर भी 5 ही दिखाई दिए। उसने जो सोचा था वह सच हुआ। वह अमीर बनने का हकदार था। बधाई हो मेजबान, आपको 10 गुना यादृच्छिक प्रवर्धन प्राप्त हुआ।
डिंग, आपके फ़ोनपे खाते में 6.80 मिलियन प्राप्त हुए हैं। शेष राशि 7,050,000 है। बहुत बढ़िया, ये और अधिक अद्भुत नहीं हो सकता। ये रकम एक पूरा मकान खरीदने के लिए पर्याप्त थी, लेकिन फिर भी उन्हें पहले संजय मेहता को शेष 3 मिलियन का निवेश देना था। शेष 4 मिलियन को कैसे खर्च किया जाए, यह एक प्रश्न था। कोई जल्दबाजी नहीं, कोई हड़बड़ी नहीं। इस बार 10 गुना बड़ा प्रवर्धन निश्चित रूप से एक सुखद आश्चर्य था। ईस्ट स्ट्रीट के दूसरे स्टोर में रिचार्ज कार्यक्रम में अभी 20 दिन बाकी थे। उन 20 दिनों में सबसे रूढ़िवादी अनुमान के अनुसार वह $2 मिलियन कमा सकते थे। फिर उसे 1 मिलियन जमा करने के लिए एक और यादृच्छिक प्रवर्धन प्राप्त होगा। ये सब इस बात पर निर्भर करता था कि यह कितनी बार गुना हो सकता है। यदि वह और 10 गुना रोल करता, 300 वर्ग मीटर जगह उसके लिए पर्याप्त नहीं होगी। मकान का क्षेत्रफल 500 वर्ग मीटर से शुरू होना चाहिए। इसके अलावा जून में 3 अन्य स्टोरों द्वारा कार्यक्रम आयोजित करने से जुलाई तक उनके पास कम से कम 1 करोड़ की बचत हो जाएगी। अचानक इतना पैसा आ जाने पर उसे सेकंड हैंड पैनामेरा नहीं खरीदना चाहिए। घर वापस आकर आदित्य मेहता ने रोशनी मेहता के साथ घरों के बारे में खुशी खुशी चर्चा की। महिलाएं घरों का विरोध नहीं कर सकतीं। दोनों ने 8वीं से लेकर महीने के अंत तक काम किया। शुरुआत में रोशनी मेहता छोटे अपार्टमेंट से संतुष्ट थीं। वह लगभग 100 वर्ग मीटर के क्षेत्र से बहुत संतुष्ट थी। आदित्य मेहता ने मुंह बनाया और ठंडे स्वर में उपहास किया, क्योंकि अब उन्हें 400 वर्ग मीटर से नीचे की कोई चीज समझ में नहीं आ रही थी। चुपचाप उन रियल एस्टेट विक्रेताओं ने उसे दिखावा करने वाला कहकर कोसा। महिलाएं वास्तव में वर्ष के आरंभ से लेकर अंत तक मकान देख सकती हैं। अंत में उन्होंने 3 का चयन किया। पति जी, ये देखो, 260 वर्ग मीटर का पूरी तरह सुसज्जित उत्तर से दक्षिण की ओर मुख वाला अच्छा स्थान, शानदार दृश्य। फिर यह भी है 320 वर्ग मीटर, पूरा भुगतान 7 मिलियन, थोड़ा महंगा है लेकिन सजावट बहुत अच्छी है। और ये 480 वर्ग मीटर का भूखंड थोड़ा बहुत बड़ा और महंगा लगता है। हम इसे 10 साल की किश्तों में किसी तरह जुटा सकते हैं। रोशनी मेहता ने उन तीनों को चुना था और आदित्य मेहता ने भी उन सभी को देखा था। FEWebnovel.com वे संभव तो थे, लेकिन फिर भी वे उनके मानदंडों पर खरे नहीं उतरते थे। जब बात मकान की आती है तो या तो मकान न खरीदें या फिर सबसे अच्छा मकान ही खरीदें। देखो बीवी, क्या हमने एक छोटा सा विला भी नहीं देखा? हार मान लेना। यदि कोई विला ग्रामीण क्षेत्र में बनाया जाए तो उसे स्वयं बनाने में कुछ से लेकर कई लाख तक का खर्च आएगा। लेकिन अगर ये दिल्ली की भीड़भाड़ वाली जगह हो तो इसकी कीमत आम लोगों को चौंका देगी। उन्होंने जो घर देखा वह एक 2 मंजिला छोटा विला था, जो ऊपरी और निचली मंजिल सहित 600 वर्ग मीटर में फैला था, तथा उसमें एक छोटा सा आंगन भी था। दिल्ली में तो उसने ऐसे घर का सपना भी नहीं देखा था। रोशनी मेहता ने कहा, चलिए व्यवहारिक रहें और इन तीनों में से ही चुनें। छोटे विला को भूल जाए, पूरे 15 करोड़। अगर मैं खुद को बेच भी दूं तो भी मेरी कीमत इतनी नहीं होगी। बकवास, मेरी पत्नी को पैसे से कैसे मापा जा सकता है? आदित्य मेहता ने जवाब दिया, बस मुझ पर भरोसा करो, इन तीनों में से कोई नहीं, हमें वह छोटा सा विला चाहिए। इसकी कीमत 10 मिलियन से थोड़ी ज्यादा है। क्या मेरे पास इतने पैसे कम हैं? हालांकि उन्होंने कहा कि उनके पास पैसों की कमी नहीं है। दरअसल वह भी इतना खर्च वहन नहीं कर सकता था। मई के अंत तक दूसरे स्टोर पर रिचार्ज कार्यक्रम पूरी तरह समाप्त हो गया था और अब समय आ गया था कि वह अपनी संचित आय को अनियमित रूप से बढ़ाए। वह वास्तव में इसके लिए उत्सुक था। चाहे समुदाय में रहना हो या छोटे से विला में, ये सब इस दौर पर निर्भर करता था। अध्याय 26 घर खरीदना। डिंग, मेजबान को बधाई, आपकी संचयी आय 1.52 मिलियन है। क्या आप यादृच्छिक गुणन सक्षम करना चाहेंगे? मई दिवस की छुट्टी के बाद उन्होंने कभी भी यादृच्छिक गुणन को सक्रिय नहीं किया था। 20 दिनों में संचय करते हुए ईस्ट स्ट्रीट के दूसरे स्टोर ने एक बार फिर लगभग 3 मिलियन का रिचार्ज किया था और उसकी आय भी भरपूर थी। इस आय से केवल 7 गुना राशि निकालकर वह उस छोटे से विला को खरीद सकता था। पहले दिल्ली में पिछवाड़े वाले घर में रहना अकल्पनीय बात थी। सक्षम करना। फिर 2 सुनहरे पासे निकले। पहला पासा डगमगाया और 3 पर रुक गया। दूसरा पासा भी 3 था। मेजबान को बधाई, आपको यादृच्छिक रूप से 6 गुना वृद्धि प्राप्त हुई है। डिंग, आपके फोनपे खाते में 9.12 मिलियन जमा हो गए हैं, जिसमें 13.5 मिलियन का बैलेंस है। बस थोड़ा सा और, ये बस थोड़ा सा और था। पहले उनके पास $7 मिलियन थे और टीवी श्रृंखला में निवेश से प्राप्त $3 मिलियन का कर्ज चुकाने के बाद उनके पास $4 मिलियन बचे। जब वह सोच ही रहा था कि छोटे से विला का पूरा भुगतान पाने के लिए उसे बस कुछ दिन और इंतजार करना होगा, तभी उसका फोन बज उठा। वह महिला रियल एस्टेट विक्रेता थी, एक सुंदर लड़की। नमस्ते चेन, क्या चल रहा है? क्या तुम अब भी उस छोटे से विला के बारे में निश्चित हो? आज 2 और लोग इसे देखने आए, दोनों को ये बहुत पसंद आया।
अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो मैं इसे सिर्फ उन्हीं को बेच सकता हूँ। यह एक जाल था, ये निश्चित रूप से एक जाल था। यद्यपि वह एक नज़र में ही जान गया था कि यह एक विक्रय रणनीति है जो आमतौर पर प्रयोग की जाती है, फिर भी वह कुछ हद तक घबराया हुआ था। मुख्य कारण ये था कि उसे वह छोटा सा विला बहुत पसंद था। इसके अलावा पिछले 2 वर्षों में मकान की कीमतें वास्तव में तेजी से बढ़ी हैं। हर कोई कीमतों में वृद्धि के समय ही खरीद रहा था, कीमतों में गिरावट के समय नहीं। ऐसी परिस्थितियों में घर बेचने की कोई चिंता नहीं थी। आदित्य मेहता अपनी पैनामेरा कार चलाकर एजेंसी तक आए। दिल्ली में विला बेचकर, साल में सिर्फ 2 या 3 बेचकर, किसी की आय 10 लाख से अधिक हो सकती है। निश्चित रूप से यह एक उच्च आय वर्ग है। ये लड़की खुद BMW Z4 चलाती थी, उसके अंडाकार चेहरे और लंबी टांगों के साथ साथ उसका दिल भी उदार था। काफी ग्लैमरस। चेन, आपको बेक्सिन आन में ऐसा दूसरा विला नहीं मिल सकता। अगर मालिक विदेश जाने की जल्दी में न होता तो वह इसे इतनी जल्दी नहीं बेचता, उसने कहा। जब वह वहां पहुंचा तो झांग यान उसे घर दिखाने ले गया। चेन, ईमानदारी से कहूं तो कीमत के अलावा इस घर के बारे में बाकी सब कुछ बातचीत योग्य है। इसका क्या मतलब था? कीमत के अलावा इस घर के बारे में और क्या बातचीत की जा सकती थी? आदित्य मेहता को कुछ अफवाहें याद आई जो उन्होंने सुनी थीं। अगर मैं आज पूरा भुगतान कर दूं, तो क्या आप एक बार की सेवा प्रदान कर सकते हैं? झांग यान का चेहरा लाल हो गया, हालांकि यह भी सच था। इतनी बेबाकी से कहने पर ऐसा लग रहा था कि कुछ कमी है। चेन, मुझे ऐसे मत चिढ़ाओ। तुम्हारी हैसियत के हिसाब से तुम्हें कौन सी औरत नहीं मिल सकती? अगर तुम सच में मुझे पसंद करते हो तो मैं तुम्हें किसी और समय दिन पर ले चलूंगा। मैं अभी भी अपने प्रदर्शन लक्ष्यों से पीछे रह गया हूँ। कितना महान आंकड़ा है। जैसे ही झांग यान बोल रहा था, उसने अपनी छाती लगभग पूरी तरह से उसके खिलाफ दबा दी। उनकी बिक्री शब्दावली के अनुसार यह सौदा पूरा होने से पहले अंतिम प्रयास था। अगर यह सफल रहा तो वह कम से कम 3 लाख कमा सकती थी। ये कुछ लग्जरी कार विक्रेताओं के समान था जो अंतिम सौदा पक्का करने के लिए ग्राहकों के साथ भोजन पर जाना सामान्य से अधिक काम करते थे। आदित्य मेहता चुपचाप उससे दूर चले गए। पैसा कमाने का यही मतलब था। झांग यान की तरह स्टाइलिश कपड़े पहने, सुंदर और अमीर, वह असंख्य लोगों की देवी थी और पूरे गांव के लिए ईर्ष्या का विषय थी। अब घर बेचने के लिए वह सक्रिय रूप से एक बार की सेवा देने को भी तैयार थी। उसे लगा कि अगर पहली बार हुआ है तो दूसरी बार भी होगा। आदित्य मेहता ने रोशनी मेहता को फोन किया, वास्तव में उसकी मदद करने के लिए नहीं बल्कि मुख्यतः इसलिए क्योंकि उसे छोटा सा विला बहुत पसंद आया। जल्दी निर्णय लेना अच्छा है। freewebnovel.com। देखो यान, मैं वह आदमी नहीं हूँ जिसके बारे में तुम सोच रहे हो। मुझे ये घर वाकई पसंद है और मेरे पास बस थोड़े पैसे कम हैं। अगर तुम कीमत को थोड़ा और कम करने का कोई तरीका खोज सको तो मैं तुरंत पूरा भुगतान कर दूंगा। चेन, तुम्हें पता है कि बाहर रियल एस्टेट की कीमतें कैसी हैं? वे हर दिन बदलती हैं। यहाँ कुछ दिनों में कीमतों में वृद्धि न होना पहले से ही अच्छी खबर होगी। झांग यान ने विश्व की उथल पुथल भरी परिस्थितियों को देखा था और वह स्वाभाविक रूप से छोटी छोटी बातें करने तथा अच्छे कमीशन पर ग्राहकों का मनोरंजन करने के लिए तैयार रहती थी। ये केवल आंखें बंद करने और फिर खोलने की बात थी। जल्दी से कपड़े उतार दें, पतलून को ऊपर खींचते समय गति धीमी कर दें और ग्राहक को खुश रखने के लिए शायद थोड़ा नृत्य भी करें। एक बार पैसा हाथ में आ गया तो वह फिर से गांव की देवी बन गई। रोशनी मेहता पहुंची और यह छोटा सा विला पूरी तरह से फ्रांसीसी स्थापत्य शैली में डिजाइन किया गया था। मुख्य प्रवेश द्वार से गुजरते ही सामने अतिथि क्षेत्र आता है। पूरा लिविंग रूम बहुत विशाल है और इसमें साइड खिड़कियां भी हैं तथा बाहर सुंदर पेड़ लगे हैं। उत्तर की ओर एक पश्चिमी शैली का रसोई द्वीप और एक बड़ा चीनी भोजन कक्ष है। संपूर्ण आंतरिक भाग सुंदरता से डिजाइन किया गया था। भोजन कक्ष की छत भी ऊंची है जो इसकी भव्यता को और बढ़ा देती है। भोजन कक्ष के बाहर एक बड़ी छत है जहां गर्मियों में हवा और दृश्य का आनंद लिया जा सकता है। इसे बहुत आनंददायक कहा जा सकता है। यदि इसमें कोई दोष है तो वह संभवतः इसकी ऊंची कीमत होगी। 15 मिलियन निश्चित रूप से अधिकांश लोगों की पहुंच से बाहर है। प्रिय, अगर तुम्हें ये घर सचमुच पसंद है तो मैं इसे आज ही खरीदने की सोच रहा हूँ। इतनी जल्दी? तुम्हारा जन्मदिन कुछ ही दिनों में है न? इस घर को अपना जन्मदिन का उपहार समझो। चूंकि कीमत कम नहीं की जा सकती थी, इसलिए तथाकथित एकमुश्त सेवाएं पूरी तरह अनावश्यक थीं। आदित्य मेहता अपनी पत्नी और बच्चों को स्पष्टीकरण देना चाहते थे और जल्द ही उनका जन्मदिन आने वाला था। उसका 26वां जन्मदिन। रोशनी मेहता भावुक और शर्मिंदा दोनों थीं। उन्होंने उसे एक तरफ खींचकर धीरे से पूछा, तुम्हारी क्या हालत है? इस जगह की कीमत 15 मिलियन है। क्या तुम सच में इतना पैसा ला सकते हो? मैं बस थोड़ा छोटा हूँ। थोड़ा कम का मतलब वास्तव में कितना है? लगभग 2 मिलियन। क्या आपके पास केवल 2 मिलियन कम है? इसका मतलब यह था कि वह 13 मिलियन तक पहुंच सकता था।
रोशनी मेहता को यकीन ही नहीं हुआ, उनके पति के पास इतनी निजी बचत कैसे हो गई। उसे कुछ पता नहीं था। अधिक स्पष्ट रूप से कहें तो मेरे पास 1.5 मिलियन कम है। मेरी योजना फल की दुकान के खाते से 2 मिलियन स्थानांतरित करने और कुछ दिनों में इसे वापस करने की है। इस पर झांकताओ और विवेक गुप्ता के साथ पहले ही चर्चा कर लेना आवश्यक था। उनके रिश्ते को देखते हुए, ये जानते हुए कि वह एक घर खरीद रहा है, वे निश्चित रूप से कोई आपत्ति नहीं करेंगे। इस बार रोशनी मेहता सचमुच चौंक गईं। आदित्य मेहता झांग्यान के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर करने गए, जिससे मकान दोनों के नाम पर हो गया। 15 मिलियन का भुगतान करना उनके लिए ऐसा महसूस हुआ जैसे उनके सीने से एक बड़ा पत्थर उतर गया हो। 6 साल तक राजधानी में रहने के बाद आखिरकार उन्हें अपना असली घर मिल गया। न केवल वह खुश थे, बल्कि रोशनी मेहता उससे भी ज्यादा खुश थीं। वह घर के हर कोने में खड़ी होकर तस्वीरें ले रही थी। फिर उसने तस्वीरों को संपादित किया और उन्हें अपने सोशल नेटवर्क पर पोस्ट कर दिया। शीर्षक था, मेरे पति का मेरे लिए 26वें जन्मदिन का उपहार, एक घर। धन्यवाद पति, मैं आपसे प्यार करती हूँ। नीचे 9 ग्रिड चित्र थे। उन्होंने घर का उच्च स्तरीय रसोई घर, आकर्षक भोजन कक्ष, बड़ी छत, दूसरी मंजिल पर बच्चों के लिए एक स्वतंत्र कमरा, एक वॉक इन कोठरी आदि दिखाए। और छोटे विला की पसंदीदा विशेषता, पिछवाड़ा, जहां कोई हवा का आनंद ले सकता था और बारबेक्यू का आनंद ले सकता था, ये सब कुछ समावेशी था। इस घर को जितना अधिक आप देखेंगे, यह आपको उतना ही अधिक पसंद आएगा। अध्याय 27 नए घर में जाना। रोशनी मेहता की 9 ग्रिड वाली पोस्ट अभी अभी लगी थी। उसके दोस्त, जो स्वादिष्ट भोजन और यात्रा की तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा करना पसंद करते थे, तुरंत भड़क गए। डूहुआन, हे भगवान, क्या ये वही नया घर है जिसे आपके परिवार ने खरीदा है? यांग डैन, आपने एक विला खरीदा। आनंद की सहपाठी की माँ, ये घर बहुत सुंदर है, क्या ये दिल्ली में है? इसकी कीमत कितनी है? ये सिर्फ इन दोस्तों की बात नहीं थी, यहाँ तक कि सोनल शर्मा भी, जो दूर तीसरे रिंग रोड के टीवी में आयोजित एक पुनर्मिलन समारोह में आई हुई थी, कांटेदार जंगली चूहा की तरह थी। बहन, तुमने एक घर खरीदा है, अग्रिम भुगतान कितना था? ये कितना बड़ा है? और यह घर विला जैसा क्यों दिखता है? और उसकी तो बात ही छोड़िए, यहाँ तक कि मंजू शर्मा, जो एक महाजोंग पार्लर में हाथ से टाइलें बदल रही थी, ने भी अब अपना बनाया हुआ स्ट्रेट फ्लश एक तरफ फेंक दिया था। मुख्यतः इसलिए क्योंकि उन्हें सोंग हुआ मिन और उनकी सबसे छोटी बेटी से काफी कॉल आए थे। घर पर जरूर कोई बड़ी घटना घटी होगी और उसे तुरंत वापस आकर स्थिति संभालने की जरूरत थी। जब तक वह घर पहुंची, सोंग हुआ मिन और सोनल शर्मा दोनों वापस आ चुके थे और दोनों जल्द से जल्द बेइज़्ज़ान पहुंचना चाहते थे। अगर उन्हें यह नहीं पता होता कि रोशनी मेहता दिखावा करने वाली नहीं है, तो वे इसे मजाक समझते। वे जानते थे कि उसका परिवार मकान खरीदने की योजना बना रहा है, और वे ये भी जानते थे कि उसका परिवार इसे खरीदने में सक्षम है। लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि उनका परिवार इतना बड़ा विला खरीद सकता है। ये दिल्ली में था, जहां जमीन का हर इंच सोने के बराबर मूल्य का था। माँ, बहन का वह घर कम से कम 300 वर्ग मीटर का होगा, है ना? निश्चित रूप से इससे अधिक। केवल पहली मंजिल का लेआउट ही कम से कम 200 वर्ग मीटर का है, तथा इसमें दूसरी मंजिल के साथ साथ सबसे ऊपर एक मचान भी है। मुझे लगता है कि इसका क्षेत्रफल 500 वर्ग मीटर से अधिक होगा। 500 वर्ग मीटर, ओह, क्या यह आधार मूल्य पर कम से कम 10 मिलियन नहीं होगा? सोनल शर्मा हैरान थी, बहन ने कितना डाउन पेमेंट किया होगा? घर का गिरवी भी 10 लाख से ज्यादा होगा, है न? शायद 2 या 3/10वां हिस्सा। मंजू शर्मा अपनी खुशी को रोक नहीं पाई। उनकी इच्छा थी कि वह छोटी फोक्सवैगन कार नहीं, बल्कि एक निजी जेट चला रही होती। बस एक झटके में उड़कर ऊपर आ जाना बहुत अच्छा होगा। मकान का हस्तांतरण इतना जटिल नहीं था, क्योंकि झांग्यान जिस रियल एस्टेट बिक्री कंपनी के लिए काम करता था, वह बहुत औपचारिक थी। दिल्ली में सेकंड हैंड लग्जरी मकानों की बिक्री में विशेषज्ञता। यदि यह पूर्ण भुगतान है, तो बैंक ऋण लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, मुख्यतः केवल स्थानांतरण प्रक्रियाएं ही करनी होंगी। आदित्य मेहता उनके साथ जाकर इस मामले को संभाल सकते हैं और रोशनी मेहता को मामले को सुलझाने के लिए पीछे छोड़ सकते हैं। नए खरीदे गए मकानों के ताले निश्चित रूप से बदलने की जरूरत होती है, तथा आंतरिक डिजाइन में भी कोई परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं होती। इस विला का पिछला मालिक भी बहुत खास व्यक्ति था, और सारी सजावट का काम एक डिजाइन कंपनी को सौंपा गया था। जब मंजू शर्मा और अन्य लोग वहां पहुंचे तो वे वहां की भव्यता से लगभग अंधे हो चुके थे। अलग अलग बंगलों की ये कतारें, साथ में मनभावन हरियाली, अगर वह इस जगह के अंदर रह सकती, वह सचमुच अपने जीवन को अच्छी तरह से जिया हुआ मानेगी। मेरे प्रिय, क्या ये सचमुच वही घर है जिसे तुम्हारे परिवार ने खरीदा है? घर इतना बड़ा था कि इसमें मैराथन दौड़ लगाई जा सकती थी, लेकिन ये केवल उसके जैसे बुजुर्ग एथलीट तक ही सीमित था। मंजू शर्मा ने आते ही यहाँ का दौरा किया और यह बहुत ही खूबसूरत था। प्रथम तल पर बुजुर्गों के लिए 2 कमरे, दूसरी मंजिल पर एक बच्चों का कमरा और छत सहित एक सुपर मास्टर बेडरूम है।
दुनिया की किसी भी चिंता से मुक्त होकर वहां बैठकर दोपहर की चाय का आनंद लेना। वह छोटा दिन वास्तव में इसे अधिक आरामदायक नहीं हो सकता था। इसमें एक अलग अध्ययन कक्ष, वॉक इन वार्डरोब और एक विशेष रूप से आरामदायक दूसरा शयन कक्ष भी है। फिर अटारी की ओर बढ़ते हुए, पूरा घर बहुत आधुनिक डिजाइन का था, जिसमें कुल 7 कमरे थे। इस बड़े रसोई घर को देखो, यहाँ खाना बनाना एक आनंद है। मंजू शर्मा अंदर गईं और उन्होंने अति सुंदर संगमरमर के काउंटरटॉप को छुआ तथा खाना बनाते समय बगल की खिड़की से बाहर के दृश्य का आनंद लिया। बहुत अच्छा लग रहा है। freebnofnewell.com। मेरे प्रिय, आपने कितना अग्रिम भुगतान किया? वह घर को देखकर इतनी मंत्रमुग्ध हो गई कि वह सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछना ही भूल गई। कोई अग्रिम भुगतान नहीं, पिंगशेंग ने पूरा भुगतान कर दिया। पूर्ण भुगतान। 3 सदस्यों वाला पूरा परिवार सामूहिक रूप से भयभीत था। सबसे शांतचित्त सोंग हुआमिन ने सबसे पहले चुप्पी तोड़ी। इस बारे में मजाक नहीं करना चाहिए। आपका घर 500 वर्ग मीटर से अधिक होना चाहिए। सजावट और स्थान को देखते हुए आपको 10 मिलियन से कम में इतना अच्छा घर नहीं मिल सकता था। लगभग यही संख्या थी, ठीक 15 मिलियन। रोशनी मेहता अभी भी घर की सफाई का निरीक्षण कर रही थी और जो भी चीजें बदलने की जरूरत थी उन्हें जल्द से जल्द बदलने को कहा गया, जैसे चादरें, चाय के कप आदि। पिंगशेंग ने पहले ही घरेलू पंजीकरण प्रक्रिया पूरी कर ली है। अब से वह वास्तव में दिल्ली में बस गया है। माँ, क्या अब आपको राहत मिली है? आराम से, 1000 गुना आराम से। अब जब वे छोटे से विला में आ गए हैं तो चिंता की और क्या बात है। मंजू शर्मा तुरंत ही काम में जुट गईं और व्यस्त हो गईं। दोपहर 4 बजे उन्हें नन्ही अनन को स्कूल से लाना भी था। सभी आवश्यक वस्तुएं खरीदने के बाद वे कल रात घर पर एक बड़ा रात्रिभोज कर सकते हैं। पहला, अपने नए घर की खरीदारी का जश्न मनाने के लिए, और दूसरा क्योंकि यह रोशनी मेहता का जन्मदिन था। इसके लिए निश्चित रूप से बड़े उत्सव की आवश्यकता थी। स्थानीय मित्रों और रिश्तेदारों को आमंत्रित करने के अलावा रोशनी मेहता ने श्री मेहता और श्रीमती चेन को भी बुलाया, जो दक्षिणी प्रांत में दूर थे। उनके बेटे ने दिल्ली में एक विला खरीदा। ये सचमुच बहुत खुशी की बात थी। उन्होंने इस बात को इतना बड़ा दिखावा नहीं किया कि सबको पता चल जाए। बुजुर्ग दंपति निश्चित रूप से वहां आएंगे और इसे देखेंगे। यहाँ का परिवार अपने कार्यों में बहुत कुशल था। शाम 6 बजे तक उन्होंने लगभग सारी तैयारियां पूरी कर ली थीं। जब आदित्य मेहता वापस आए तो उन्होंने बाहर एक बड़े रेस्तरां में एक टेबल भी आरक्षित करा ली थी। झांग ताओ, विवेक गुप्ता, कुणाल जैन और अन्य लोग भी आए। उनके चेहरे खुशी से भरे थे। कोई ईर्ष्या या जलन नहीं, केवल जीवन के बेहतर से बेहतर होने की आशा थी। वे भी अब पूरी तरह से दिल्ली में बस गए थे। भविष्य में क्या होगा यह अभी भी अज्ञात है, लेकिन फिलहाल तो बात अच्छे समय का आनंद लेने की है। अपने गृहनगर में छोटी बहन ईशा मेहता को भी यह समाचार तुरंत मिल गया। श्री मेहता और श्रीमती चेन के साथ वह दिल्ली जाने वाली रात्रिकालीन ट्रेन में सवार हुईं। ये संयोग ही था कि आदित्य मेहता नए साल पर घर नहीं लौटे थे, इसलिए उन्हें अभी आने के लिए आमंत्रित करना बुजुर्गों के लिए दिल्ली में कुछ पर्यटन स्थलों की सैर करने और छुट्टियां बिताने का एक तरीका भी था। जब सब कुछ तय हो गया तो छोटी अनन एक मूर्खतापूर्ण मुस्कान के साथ अपने कमरे से बाहर आई। उसने अचानक इतने सुंदर घर में आने की उम्मीद नहीं की थी। ऐसा कि आप चाहे जितना भी पलटें आप उससे बाहर नहीं निकल सकते। कम से कम उसने पहले कभी अपने माता पिता से ऐसा कहते नहीं सुना था। पिताजी, क्या ये सचमुच मेरा कमरा है? हाँ, अब से तुम वहाँ जैसे चाहो वैसे खेल सकते हो। तो क्या मैं अंदर रखने के लिए 2 टेलीटुबी खरीद सकती हूँ? छोटी अनन ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें फड़फड़ाते हुए पूछा। निस्संदेह तुमसे हो सकता है। आदित्य मेहता ने संतोष की भावना से मुस्कुराते हुए उसके सिर के पीछे हाथ फेरा। पिताजी तुम्हें अभी उन्हें खरीदने के लिए ले जाएंगे। चूंकि घर में अभी भी कुछ सामान की कमी थी, इसलिए आदित्य मेहता ने रोशनी मेहता और लिटिल अनन को साथ लेकर बाहर बड़ी दुकानों पर घूमने चले गए। रोशनी मेहता सब कुछ नया खरीदना चाहती थी। पोछा, तौलिया, कालीन, चप्पलें आदि जैसी वस्तुएं। उसने जो कुछ भी देखा उसे पकड़ लिया। 10 करोड़ से अधिक कीमत का मकान खरीद लिया है तो इन छोटे मोटे खर्चों की चिंता क्यों करनी। अनाया मेहता का ध्यान बड़ी गुड़िया चुनने पर था। उनकी अपनी एक छोटी सी योजना थी, और वह था उस विशाल कमरे को अपने पसंदीदा बच्चों के कमरे में बदलना। माँ और बेटी दोनों ही व्यस्त थीं, इसलिए उन्होंने जल्द ही एक बड़ी कार भर ली। रोशनी मेहता को अभी भी खरीदारी की इच्छा थी, लेकिन दुर्भाग्य से पैनामेरा में केवल कुछ ही सामान आ सका। आदित्य मेहता ने मदद के लिए झांग ताओ को बुलाया और उनसे कंपनी का 4.2 मीटर का ट्रक लाने को कहा। उनका इरादा एक ही बार में सब कुछ खरीदने का था। लक्ष्य ये था कि घर को एक ही दिन में तैयार कर दिया जाए, ताकि अगले दिन उन्हें फिर से खरीदारी के लिए न जाना पड़े। जब उन्होंने मदद के लिए पुकारा तो बहुत सारे लोग आ गए। रोशनी मेहता ने अपनी खरीदारी शुरू कर दी, क्योंकि नए घर के लिए बहुत सारी चीजों की जरूरत थी। एक नहीं बल्कि 2 90 इंच के लीको टीवी। इसके अलावा 3 पूर्णतः स्वचालित वॉशिंग मशीनें भी हैं।
और विभिन्न रसोई और बाथरूम उपकरण। इतने सारे लोगों की मदद के बिना यह असंभव होता। आदित्य मेहता को अकेले ये सब संभालने में 3 दिन लगेंगे। बेशक वे युगल बिस्तर के बिना नहीं रह सकते थे। रोशनी मेहता ने बहुत सोच समझकर फैसला लिया, लेकिन अंततः आदित्य मेहता ने निर्णय लिया और 20,000 से अधिक कीमत का बिस्तर खरीद लिया। विक्रेता के अनुसार ये बिस्तर स्वचालित रिबाउंड सुविधा के साथ भी आया था। अध्याय 28 पारिवारिक सभा। वे सुबह के शुरुआती घंटों तक मेहनत करते रहे, अंततः सभी उपकरणों और बाथरूम के सामान को बदलने में सफल रहे। जो कुछ बचा था वह विभिन्न कमरों में बिस्तर थे, जिन्हें बदलने के लिए अगले दिन तक इंतजार करना होगा। छोटे से विला में रहने के पहले दिन मेरे भीतर एक अजीब उत्साह की लहर दौड़ गई। रोशनी मेहता अपने नए बिस्तर पर बैठ गई और दाईं ओर हिलने डुलने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे वह इसकी लचीलापन की परीक्षा ले रही थी। रात के घूंघट के नीचे केवल एक हृदयस्पर्शी रात्रि प्रकाश ही कमरे को रोशन कर रहा था। नहाने के बाद रोशनी मेहता ने पुलिस की भूमिका निभाने की जहमत नहीं उठाई और बस आदित्य मेहता के शरीर से चिपक कर बैठी रही। पति जी, कल आपके माता पिता कितने बजे आएंगे? संभवतः दोपहर के 4 या 5 बजे। आदित्य मेहता ने उसके गीले बालों को सहलाया। गर्मी की तपिश में उसने एक बेहद पतली रेशमी नाइट गाउन पहन रखी थी। ये कुछ हद तक पारदर्शी था, जिससे सफ़ेद रंग की झलक दिख रही थी। चलो जल्दी से घर की सारी चीज़ें कल सुबह तक व्यवस्थित कर ले ताकि हम दोपहर में उन्हें लेने जा सकें। अगले दिन हम परिवार के साथ खाना खाएंगे। रेलवे स्टेशन से उनके घर की दूरी को देखते हुए ये योजना वास्तव में काफ़ी अच्छी थी। ये लगभग आधे घंटे की ड्राइव होगी। दस्तक दस्तक टिल्डर। इतनी देर में केवल छोटी बच्ची ही दरवाजा खटखटा सकती थी। अनाया मेहता दबे पांव कमरे में दाखिल हुई। नए घर में जाना, जो बड़ा और सुंदर था, उसके लिए एक बदलाव था। जिस किराए के मकान में वे रहते थे उसकी आदी होने के कारण वह नए घर में अपनी पहली रात को सो नहीं सकी। कोई अन्य विकल्प न होने पर वह अपने माता पिता के साथ रहने लगी। आदित्य मेहता ने उसे अपनी बाहों में खींच लिया। समय सचमुच उड़ गया और वह बच्ची लगभग 6 साल की हो चुकी थी। अब जब उनकी परिस्थितियां सुधर गई थीं, तो वह रोशनी मेहता के साथ दूसरे बच्चे की संभावना पर चर्चा करना चाहते थे। भोर होते होते पहली रोशनी फूटने लगी। आदित्य मेहता उठे और आलस से अपने शरीर को तानने लगे। वे अभी भी कमरों में बिस्तर लगाने में व्यस्त थे। इसके बाद पुरानी मेजों और कुर्सियों को बदलकर नई मेजें और कुर्सियां लगाने का काम आया। उनके पास करने के लिए कामों की कोई कमी नहीं थी। वे अपनी बढ़ती हुई खुशियों में आनंदपूर्वक व्यस्त थे। दोपहर तक बिस्तरों को बदलने के बाद केवल मेजों और कुर्सियों की ही देखभाल बाकी रह गई थी। कुल मिलाकर इन 2 दिनों में खरीदे गए फर्नीचर की कीमत लगभग 2 लाख रुपये थी, और यदि इसमें लिटिल अनान के पिछवाड़े के लिए खरीदा गया पेड़ भी शामिल कर लिया जाए तो कुल राशि 3 लाख रुपये के करीब पहुंच जाती है। सचमुच उस एक पेड़ की कीमत 1 लाख रुपये थी। इसे पिछवाड़े में औपचारिक रूप से रोपा गया तथा अनाया मेहता ने स्वयं इसे रोपने से पहले सावधानीपूर्वक मिट्टी खोदी। जब तक पेड़ बड़ा होगा वह भी बहुत बूढ़ी हो जाएगी। दोपहर 4 बजे तक चेनपिंग अपनी छोटी बहन और माता पिता के साथ कैपिटल ट्रेन स्टेशन पर पहुंच गया। वह उन्हें लेने के लिए विशेष रूप से पनामेरा कार चलाकर आया था। उसकी बहन, जो सिर्फ 21 साल की थी, उससे 9 साल छोटी थी। वह हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद से ही शाह सिटी में एक पेशेवर ब्यूटी सैलून में रिसेप्शनिस्ट के रूप में काम कर रही थीं। उसकी मजदूरी अधिक नहीं थी, लेकिन वह मितव्ययी थी। कुछ सालों बाद उसने कुछ पैसे बचा लिए थे। उनके पिता 90 के दशक से ट्रैक्टर व्यवसाय में थे। गर्मियों में तरबूज और सर्दियों में गन्ना बेचते हैं। उनके गृहनगर में तो ये परिस्थितियां अच्छी मानी जाती थीं, लेकिन दिल्ली में वे केवल देहाती लोग थे। उनकी मां पेंग यंग ने हमेशा छोटे मोटे व्यवसाय में उनकी मदद की थी। दोनों ने अपनी युवावस्था में बहुत कष्ट सहे थे और अब अपने बेटे को इतना सफल देखकर इससे अधिक आरामदायक कुछ भी नहीं हो सकता। भाई, जब मैंने कहा कि आपने पोर्श कार खरीदी है तो किसी ने मेरी बात पर विश्वास नहीं किया, ईशा मेहता ने उत्साह से भरकर कहा। वह कभी सोच भी नहीं सकती थी कि उसका अपना भाई पैनामेरा कार चलाएगा। जल्दी से अपना ड्राइविंग लाइसेंस ले लो और जब ये तुम्हारे पास होगा तो मैं तुम्हें एक दिलवा दूंगा। सचमुच? ईशा मेहता खुश हुई। बेशक, ये सच है। अब जब तुम यहाँ आ ही गए हो तो यहाँ से मत जाओ। दिल्ली में ही रहो। यहाँ तुम्हारे भाई के रहते तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा। उनके कुछ ही करीबी रिश्तेदार थे। उनके माता पिता की उम्र बढ़ती जा रही थी। उसकी 2 बड़ी बहनें विवाहित थीं और इस बार साथ नहीं आई थीं। आदित्य मेहता अपने माता पिता की ओर मुड़ा। माँ और पिताजी, ट्रेन में दिन भर की यात्रा के बाद आप थक गए होंगे। आज आराम करें और कल मैं आपको पैलेस म्यूजियम और तियानमेन घुमाने ले जाऊंगा। चेन जियानजुन लगभग 60 वर्ष के थे और अपने दादा के समय से ही उनका सपना था कि वे एक दिन दिल्ली आएं। आज ही उन्हें इसे पूरा करने का मौका मिला। क्या हम पहले आपकी फल की दुकान नहीं देखेंगे? वहाँ देखने के लिए कुछ खास नहीं है।
जून में शुरू हुआ दूसरे ईस्ट स्ट्रीट स्टोर के लिए रिचार्ज अभियान समाप्त हो गया और अन्य 3 स्टोरों ने एक साथ अपने अभियान शुरू किए। इस महीने आदित्य मेहता की आय निश्चित रूप से पिछले महीने से कम नहीं होगी, बस ये देखना बाकी था कि रैंडम गुणक कितना बढ़ता है। तुम्हारे पिता बस चिंतित हैं, वह तुम्हारी दुकानों को अपनी आंखों से देखना चाहते हैं, उसकी मां पेंग यंग ने धीरे से समझाया। आदित्य मेहता ईस्ट स्ट्रीट स्थित दूसरे स्टोर पर चले गए, जो 400 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्र में फैला एक उच्च श्रेणी का फल सुपरमार्केट था, जो निश्चित रूप से उनके गृहनगर में मौजूद नहीं था। शाह सिटी में स्थापित होने पर यह निश्चित रूप से शीर्ष में से एक होगा। पहला स्टोर भी लगभग उतना ही बड़ा है, केवल तीसरा से 5वां स्टोर थोड़ा छोटा है। बेशक, बहुत ज्यादा नहीं। आखिरकार इन तीनों स्टोरों में कुल मिलाकर 1,06,00,000 का निवेश हुआ था। इसका स्थान दूसरी दुकान से तो खराब है, लेकिन किसी भी अन्य फल की दुकान से बेहतर है। फिलहाल उनका सार्वजनिक निवेश सिर्फ ये 5 फल सुपरमार्केट थे। एक वर्ष से कुछ अधिक समय में 3 से 4 मिलियन रुपए की स्थिर कमाई कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। यदि उनकी पत्नी को आवंटित राशि 2 मिलियन रुपए से अधिक होती, इस पैसे से रोशनी मेहता बहुत आरामदायक जीवन जी सकती थी। चेन जियानजुन और पेंग यंग पूरी तरह से आश्चर्यचकित थे। उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि उनका बेटा कुछ ही वर्षों में व्यवसाय को इतने बड़े आकार तक विस्तारित कर सकता है। जब तक ये 5 दुकानें रहेंगी, आने वाले दिन निश्चित रूप से अच्छे होंगे। जब वे घर पहुंचे तब उन्हें असली झटका लगा। पता चला कि इस मकान की कीमत नकद 15 लाख है। ईशा मेहता लगभग 3 मीटर ऊंची छलांग लगा बैठी। क्या हाल है? क्या उसके भाई ने लॉटरी जीत ली है? क्या इसमें कोई तरकीब है? अपनी मूर्ख छोटी बहन को भी सिखाओ। ट्रेन की यात्रा से बहुत थक जाने के कारण चेन जियानजुन और पेंग यंग भूतल पर ही रुके। छोटी बहन ईशा मेहता भी भूतल पर रहती थी, जहां कमरों की संख्या ठीक ठाक थी। जब तक रोशनी मेहता ने खाना बनाना खत्म किया, तब तक शाम के 7 बज चुके थे। खाना खाने के बाद बुजुर्ग दंपत्ति सोने चले गए, लेकिन ईशा मेहता पास में ही टहलने जाना चाहती थीं। रोशनी मेहता उसे और छोटी अनन को बाहर बड़े शॉपिंग मॉल में ले गईं। उसके लिए 2 नए कपड़े खरीदने के अलावा उन्होंने उसे लॉन्गिनेस एलिगेंस कलेक्शन की एक घड़ी भी उपहार में दी, लगभग 16,000 या उससे अधिक। एक भाभी के रूप में वह अपनी बहन सोनल शर्मा के प्रति इतनी उदार कभी नहीं रही थीं, लेकिन वह ईशा मेहता पर खर्च करने को तैयार थी। अपनी चाची को उपहार प्राप्त करते देख छोटी अनन भी उसे खरीदने के लिए मचल उठी। आगे पीछे चुनने के बाद उसने एक बड़ी गुड़िया चुनी। रोशनी मेहता ने उसे डांटा, तुम एक कमरा गुड़ियों से भरने वाली हो और फिर भी एक और खरीदना चाहती हो। छोटी अनान ने चतुराई से उत्तर दिया, बाकी सब गले लगाने के लिए हैं, ये देखने के लिए है। ठीक है, आप जीत गए। बड़ी गुड़िया 1,000 से कुछ कम। अनाया मेहता ने मूर्खतापूर्ण मुस्कान के साथ हंसी। तीनों के घर लौटने के बाद आदित्य मेहता अपने पिता चेन जियानजुन के साथ पिछवाड़े में शतरंज खेल रहे थे और उन्हें वापस आते देखकर उन्होंने कहा, यांगसी, कुछ दिनों में अपनी छोटी बहन को गाड़ी चलाना सिखा दो, फिर मैं उसे ड्राइविंग स्कूल में दाखिला दिलाने ले जाऊंगा। जब वह सीख जाएगी तो मैं उसे ऑडी उपहार में दूंगा। ईशा मेहता कभी दिल्ली में नहीं रही थीं और उन दिनों ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना इतना सख्त नियम नहीं था। ऐसी बहुत सी जगहें थीं जहां से आप इसे खरीद सकते थे, बस थोड़े पैसे खर्च करने पड़ते थे। जहां तक ऑडी A4 की बात है तो उन्हें लगा कि यह उनकी छोटी बहन ईशा मेहता के लिए बहुत उपयुक्त है। वैसे भी इसे केवल आधा साल पहले ही खरीदा गया था और यह बिल्कुल नया जैसा था। भाई, क्या तुम बहुत उदार नहीं हो रहे हो? मेरे पास अपना पैसा है, मुझे तुम्हारे उपहारों की आवश्यकता नहीं है। देखो, ये लॉन्गिन्स घड़ी मेरी भाभी ने मुझे खरीदी है, सुंदर है ना? ईशा मेहता ने अपनी खरीदी हुई नई क्वार्ट्ज घड़ी दिखाई। 10,000 से अधिक मॉडल विशेष रूप से महंगे नहीं थे, लेकिन निश्चित रूप से 10 साल या उससे अधिक समय तक चल सकते थे। यह अच्छा लग रहा है। एक लड़की के परिवार के लिए कार होना बहुत जरूरी है, आदित्य मेहता ने कहा। इसके अलावा आप उस उम्र में पहुंच रहे हैं जहां आप एक साथी की तलाश करेंगे और आपके नाम के बिना आपको आसानी से नीची नज़र से देखा जाएगा। उन्होंने स्वयं इस नकारात्मक पहलू का अनुभव किया था। पूरे 6 साल तक उसकी सास के परिवार ने कभी भी उसकी ठीक से देखभाल नहीं की थी। अपनी एक ही बहन के साथ वह उसके साथ थोड़ा बेहतर व्यवहार कैसे न कर सकता था। भैया, अगर आप मुझे भाभी की कार दे दोगे तो वो क्या चलाएगी? बेशक, मैं अपनी पैनामेरा चलाऊंगा, आदित्य मेहता ने बताया। मैं अभी भी अपने लिए एक बड़ी कार खरीदने जा रहा हूं। आप देखिए, आप सभी के आने के बाद मेरी कार में पर्याप्त जगह नहीं बची है, जो बहुत असुविधाजनक है। रोशनी मेहता को अपनी पोश कार बहुत पसंद थी। जब से उनके पास ऑडी A4 आई है, उन्होंने इसे बहुत कम ही चलाया है, इसलिए बेहतर होगा कि वह उसे दे दे। वह अभी भी 7 सीटों वाली कार खरीदने के लिए उत्सुक था। उसने पहले ही अपने लक्ष्य चुन लिए थे, रेंज रोवर, BMW X7 और लिंकन नेविगेटर। वह इनमें से किसी को चुनेंगे, क्योंकि पुरुषों को बड़ी कारें चलानी चाहिए। मुख्य बात यह थी कि प्रभुत्व का भाव प्रदर्शित किया जाए।
अध्याय 29 माता पिता का आगमन। अगले दिन की सुबह आदित्य मेहता अपने परिवार के साथ अपनी पैनामेरा कार से तियानमेन में ध्वजारोहण समारोह देखने गए। अपने पिता की पीढ़ी की तरह उन्हें भी ध्वजारोहण समारोह से विशेष लगाव था। मातृभूमि को उत्तरोत्तर समृद्ध और मजबूत होते देख उनकी आंखों में आंसू आ गए। ये वास्तव में उनके जैसे 80 के दशक में जन्मे किसी व्यक्ति के लिए काफी सामान्य बात थी, जिन्हें हर 3 दिन में 2 बार भोजन के लिए भूखे रहने के अलावा वास्तव में ज्यादा कठिनाई नहीं झेलनी पड़ती थी। आखिरकार उस समय तक देश में सुधार और खुलेपन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी। यह उनके दादा की पीढ़ी के लिए अलग था। जब दुश्मन सैनिक गांव में घुसे तो उनके दादा घास के ढेर में छिप गए और उन पर कई बार संगीन से वार भी किया गया। उनके दादा के अनुसार ये तो बाल के बराबर ही था। दुश्मन सैनिकों द्वारा किए गए उस नरसंहार में वह लगभग मर ही गए थे। जीवित बचना पूरी तरह से भाग्य का खेल था। वास्तविकता किसी टीवी नाटक की तरह नहीं है। चाहे उनके गांव के ताकतवर लोगों ने कितना भी प्रतिरोध किया हो, दुश्मन ने अपनी बंदूकों से उन्हें एक एक करके मार डाला। ये देखने में बहुत भयानक था। आज भी उनके गांव में नरसंहार स्मारक मौजूद है। बचपन में आदित्य मेहता सबसे ज्यादा जापानी विरोधी नाटक देखते थे, क्योंकि उनके माता पिता को दुश्मन सैनिकों की पिटाई देखने में आनंद आता था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह कितना बड़ा चढ़ाकर कहा गया था। जब तक दुश्मन सैनिकों को पीटकर चीखने पर मजबूर किया जाता था, तब तक यही बात मायने रखती थी। अब देश शांतिपूर्ण था और समृद्धि की स्थिति में था। ये सब उन पूर्ववर्तियों द्वारा हासिल किया गया था, जिन्होंने अपने नंगे शरीर और राइफलों के साथ दुश्मन के उन्नत विमानों और तोपों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। अब जब वह फिर से ध्वजारोहण समारोह देख रहा था, तो चेन जियानजुन अपना हाथ उठाए बिना नहीं रह सका। उन्होंने मानक सैन्य सलामी दी। यह उस युग के प्रति एक विशेष श्रद्धांजलि थी और अपने पूर्वजों को सम्मान देने का एक तरीका भी था। अपने दादा की पीढ़ी की तरह उनमें से अधिकांश लोग दुश्मन सैनिकों से लड़ते हुए मारे गए थे। इसमें उनके दूसरे और तीसरे गुरु के अलावा परिवार के कई बुजुर्ग सदस्य भी शामिल थे। उस काल का वास्तविक अनुभव किए बिना उस विशेष युग की क्रूरता की कल्पना करना कठिन था। इतना कि बाद में थोड़ी भूख लगने से कोई फर्क नहीं पड़ता था, पूरा खाना खा लेना ही खुशी थी। ध्वजारोहण समारोह देखने के बाद आदित्य मेहता उन्हें फॉरबिडन सिटी, ग्रेट वॉल और अन्य स्थान दिखाने ले गए। दिल्ली की प्रसिद्ध सांस्कृतिक इमारतें। पुरानी पीढ़ी को ये देखना पसंद था। दोपहर के समय वे दिल्ली के क्वांजुडे में प्रसिद्ध पेकिंग डक खाने भी गए। भ्रमण का एक दिन काम के एक दिन से अधिक थका देने वाला था। दोपहर 4 बजे तक परिवार घर वापस नहीं आया। उन्होंने सुबह ही सूचना भेज दी थी कि आज औपचारिक गृह प्रवेश समारोह के रूप में सभी लोग उनके घर रात्रि भोज के लिए आएंगे। मंजू शर्मा और सोंग हुआमिन काफी पहले ही आ गए थे। पेंग यंग और चेन जियानजुन ने उनका बहुत विनम्रता से स्वागत किया। आखिरकार पिछली शादी के दौरान रोशनी मेहता ने दहेज की मांग नहीं की थी, बल्कि 1 लाख रुपये दहेज में जोड़ दिए थे। यह उनके शरीर के लिए भी दुर्भाग्यपूर्ण था, जिसमें युवावस्था से ही कई समस्याएं थीं, जिसके कारण उन्हें बार बार अस्पताल जाना पड़ता था, जिससे उनकी वित्तीय स्थिति खराब हो जाती थी। ये वर्ष कुछ बेहतर रहे थे और अब अपने बेटे को इतना सफल देखकर उसका मूड काफी बेहतर हो गया और वह बीमारी से तेजी से ठीक हो गई। मंजू शर्मा तो और भी विनम्र थीं। मुख्यतः दूसरे शहर से आया दामाद अब एक मांगी हुई वस्तु बन गया था। अपनी योग्यता के आधार पर यदि वह तलाक लेना चाहे तो 18 साल की उम्र में आसानी से किसी को ढूंढ सकता है। 30 वर्ष की उम्र से पहले बेटा अपने पिता पर निर्भर रहता है। 30 वर्ष की उम्र के बाद पिता अपने बेटे पर निर्भर रहता है। एक सफल बेटे का मतलब था कि हर कोई चेन जियानजुन के साथ बहुत सम्मान और विनम्रता से पेश आता था। पैसा कमाने का यही अर्थ है। जब झांग ताओ वहां पहुंचे तो उनके हाथ में एक हुआंग वाली कुर्सी थी। बूढ़ा मेहता नए घर में जा रहा था और उसके पास देने के लिए कुछ भी अच्छा नहीं था, इसलिए उसने बॉस की कुर्सी दे दी। विवेक गुप्ता ने एक लग्जरी टी टेबल दी जिसकी कीमत भी 10,000 से अधिक थी। जहां तक कुणाल जैन व अन्य का प्रश्न है, उन्होंने भी विभिन्न प्रकार के उच्च श्रेणी के फर्नीचर दिए। अब जबकि उसे उपहार मिल चुके हैं, तो जब वे नए घर में चले जाएंगे तो उसे भी उपहार लौटाना होगा। रोशनी मेहता और उनकी सास पेंग यंग ने मिलकर 4 हॉटपॉट और 6 घरेलू व्यंजन पकाए। गर्मियों में मसालेदार क्रेफिश स्वाभाविक रूप से अपरिहार्य थी। इसके अलावा वहां दक्षिणी प्रांत की पसंदीदा कटी हुई मिर्च वाली मछली के सिर और तले हुए सुअर का मांस भी था। व्यंजन वास्तव में स्वादिष्ट थे। परिवार ने शानदार भोजन का आनंद उठाया। देर शाम को चेन जियानजुन ने कल एक बड़े होटल में जाकर एक और समारोह आयोजित करने का सुझाव दिया, जिसमें मुख्य रूप से रोशनी मेहता के रिश्तेदारों को आमंत्रित किया जाएगा। उनका बेटा इतने सालों से दिल्ली में अकेला था, अब जब वह यहाँ आया है तो वह सोंग परिवार के रिश्तेदारों को धन्यवाद देना चाहता है। मंजू शर्मा ये सुनकर बहुत खुश हुईं। हालांकि सोंग हुआमिन को कुछ अजीब लगा। वह स्पष्ट रूप से इसका निहितार्थ समझ गया था। हालांकि आदित्य मेहता 6 साल तक कैपिटल में रहे, लेकिन उन्हें कभी कोई लाभ नहीं हुआ। इसके बजाय उसे बहुत ठंडी निगाहों से देखा गया।
अब जबकि ससुराल वालों ने सोन परिवार को आमंत्रित करने का सुझाव दिया था, तो वह स्पष्ट रूप से थोड़ा दोषी महसूस कर रहा था। आदित्य मेहता को खुद इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि रोशनी मेहता के साथ उनके संबंध अच्छे थे। यहाँ तक कि उसे मिली तमाम ठंडी निगाहों के बावजूद भी उसकी पत्नी ने कभी भी उसे दोष नहीं दिया। इसके बजाय उसने अपने परिवार के सभी रिश्तेदारों को डांटा। अब रिश्तों को बेहतर बनाने का मौका मिलना कोई बुरी बात नहीं थी। जब शाम हुई, ईशा मेहता ने बर्तन साफ करने में मदद की, तो उसने अपने भाई को एक तरफ खींच लिया। भाई, मुझे सीधे सीधे बताओ, क्या अब तुम अरबपति हो और क्या मैं एक अरबपति की बहन हूँ? तुम क्या सोच रहे हो? 1 अरब की बात तो दूर, तुम्हारे भाई के पास अब 1 मिलियन भी नहीं है। मुझे अभी भी घर के लिए 2 मिलियन देने हैं। भाई, यह अच्छा नहीं है। आपको जल्द ही अरबपति बनने के लिए प्रयास और संघर्ष करना होगा। आदित्य मेहता, इसका क्या मतलब है? मैं प्रयास करता हूँ और लड़ता हूँ और आप बस आराम से लेटे रहते हैं। मैं कह रहा हूँ, ईशा मेहता, तुम दिन भर क्या सोचती रहती हो? क्या ये सिर्फ यह आशा नहीं है कि आप जल्द ही एक अमीर व्यवसायी बन जाएंगे? ईशा मेहता ने उसे खींचकर पिछवाड़े के पुराने पेड़ के नीचे बैठाते हुए कहा, भाई, अब तुम्हारे पास घर है, कार और नकदी भी है। क्या आगे बढ़ने की तुम्हारी प्रेरणा कम हो गई है? बिल्कुल नहीं, मैं अभी कहीं नहीं हूँ। दिल्ली में तुम्हारे भाई की हालत को देखते हुए मैं चींटी से भी कम हूँ। लेकिन तुम्हारा क्या? तुम भविष्य में दिल्ली में क्या करने की योजना बना रहे हो? मैं आपके साथ सिर्फ फल बेचने जा रहा हूँ। अपनी कम शिक्षा के कारण मैं और क्या कर सकता हूँ? अब तुम्हें एहसास हुआ कि तुम्हारी शिक्षा पर्याप्त नहीं है। आदित्य मेहता ने सलाह दी, जब तुम पढ़ाई कर रहे थे तो मैं तुम्हें हमेशा कड़ी मेहनत करने के लिए कहता था, लेकिन तुमने इसे नज़रअंदाज कर दिया। ईशा मेहता ने जवाब देने की तैयारी कर रखी थी। जब तुम पढ़ती थी तो तुम्हारी बड़ी बहन भी तुम्हें हर दिन यही कहती थी। क्या तुमने सुना? खैर, सबसे बड़ा बेटा तीसरे के बारे में बात नहीं करता और तीसरा बेटा चौथे के बारे में बात नहीं करता। पूरे परिवार में शैक्षिकी जीन का अभाव है। बस अनाया मेहता को देखिए, जो डिनर के बाद टेलीटुबीज देखते हुए अपने कूल्हे हिला रही हैं। संभवतः उसे उसके अच्छे जीन विरासत में मिले होंगे और पढ़ना भी उसके लिए संभव नहीं होगा। भविष्य में उसे कुछ घर छोड़ने की योजना बनाना ही उचित होगा। किराया इकट्ठा करने में दिन गुजारना भी शायद उतना बुरा ना हो। ईशा मेहता को मौखिक रूप से अपने बड़े भाई की विश्वसनीयता पर संदेह था, लेकिन अंदर से वह भी उनकी बहुत प्रशंसा करती थी। उसने पहले ही इस बारे में सोच लिया था और कल अपनी भाभी से बात करने वाली थी। फलों की दुकान में काम करने के लिए किसी विशेष व्यवस्था की आवश्यकता नहीं होगी। वह एक व्यापारी के रूप में काम शुरू करेगी। फिलहाल वह बस इतना ही करने में सक्षम थी। बेशक, अगर उसके भाई ने उसके लिए घर के नज़दीक ही उच्च वेतन वाली आसान नौकरी की व्यवस्था कर दी, वह खुशी से सहमत हो जाएगी। अंततः जब हमें भरोसा करने के लिए एक भाई मिल गया है तो इसका लाभ न उठाना मूर्खता होगी। अगले दिन दोपहर को आदित्य मेहता ने एक बड़े रेस्तरां में एक निजी कमरा बुक किया। इसका मुख्य उद्देश्य अपनी पत्नी के मायके वालों को भोजन पर आमंत्रित करना था। यह उनके माता पिता का दुर्लभ आगमन था और उन सभी को एकत्रित करना कोई अनदेखी करने वाली बात नहीं थी। स्वाभाविक रूप से मेज पर खूब टोस्टिंग हुई। पहले अनकहे सभी अच्छे शब्द अब एक अविरल नदी की तरह बह रहे थे। जैसे सास मंजू शर्मा, जो अपनी छाती थपथपाते हुए खड़ी हुई और साहपूर्वक घोषणा की, जब मैंने पहली बार पिंगशेंग को देखा था तभी मुझे पता चल गया था कि वह महान बनने वाला है। आदित्य मेहता ने असमंजस में पढ़कर कहा, यह निश्चित रूप से मेरे बारे में था। मंजू शर्मा ने आगे कहा, जब वह दिल्ली आए तो मैंने उनके प्रयासों की सराहना की। क्यों? क्या यह नदी पार करने वाले ड्रैगन जैसा नहीं है? उसके जैसे आदमी को मानो कोई बड़ी जिम्मेदारी दी गई हो। सबसे पहले कुछ और भी है ना? इससे उसका संकल्प और मजबूत हो जाता है। सोंग हुआमिन ने अजीब ढंग से कहा, यह बूढ़ी महिला सचमुच बहुत तेजी से चेहरा बदल सकती है। आप बदलाव कर सकते हैं, लेकिन ऐसा करते समय अपना सम्मान मत खोइए। ठीक है, इससे उसका संकल्प और मजबूत हो गया है। और अगली पंक्ति क्या है? किसी और ने कहा, इससे उसका शरीर सख्त हो जाता है। बिल्कुल, यह उसके शरीर को कठोर बनाने के लिए है। मंजू शर्मा एक समझदार बूढ़ी दादी में तब्दील हो गईं और उन्होंने जोरदार ढंग से निष्कर्ष निकाला, यही कारण है कि जब वह दिल्ली आया तो मैंने कोई मदद नहीं की, बल्कि आध्यात्मिक रूप से उसका पूरा समर्थन किया। ये सब बच्चों के लिए है। रोशनी मेहता अचंभित रह गईं। उनकी माँ ने सचमुच ये कहने का साहस किया था। उस समय उन्हें याद आया कि उनकी माँ ने कहा था कि जब तक आदित्य मेहता घर खरीद लेंगे वह घुटनों के बल बैठकर माफी मांगेंगी। अब उन्होंने मंच पर आकर स्टैंड अप कॉमेडी का तड़का लगाया और वर्षों तक उदासीन होकर खड़े होकर देखने के अपने अनुभव को जोरदार ढंग से समझाया। सोनल शर्मा को मेज पर सबसे ज्यादा असहज महसूस हुआ। सबसे छोटी चाची होने के नाते और सबसे लाडली कनिष्ठ होने के नाते सुई न चुभना ही अच्छी बात थी। उसकी मां ने दृढ़तापूर्वक बात कही और स्वयं को शुद्ध करने के लिए तैरकर किनारे तक पहुंची।
तथा कहा कि उसने अपनी बेटी को समुद्र में नहीं फेंका। मंजू शर्मा ने तो उसे हल्के से लात भी मारी। अब समय आ गया है कि माफी मांगी जाए और यदि आवश्यक हो तो तुरंत अपना सम्मान खो दिया जाए। ये तो मानना ही पड़ेगा कि बाहर से आया दामाद अब पहले जैसा नहीं रहा। अध्याय 30 आक्रमण आरंभ करना। डिनर पार्टी खत्म हो गई। चेन जियानजुन और पेंग यंग घर वापस जाने से पहले 5 दिन तक दिल्ली में रुके। ये यात्रा न केवल उनके बेटे से मिलने के लिए थी, बल्कि दिल्ली का पूरा भ्रमण करने के लिए भी थी। गांव में वापस आकर उनके पास बुजुर्ग लोगों को शेखी बघारने के लिए ढेर सारी कहानियां थीं। जहां तक उनकी छोटी बहन ईशा मेहता का सवाल है, आदित्य मेहता ने उसे फल की दुकान में स्टोर अटेंडेंट के रूप में काम नहीं करने दिया, बल्कि उसे वित्त की पढ़ाई करने के लिए भेज दिया। आगे चलकर कम से कम उसके पास जीविकोपार्जन हेतु कोई कौशल तो होगा। सच कहूं तो फलों का व्यवसाय लड़कियों के लिए बिल्कुल उपयुक्त नहीं है। यह मुख्यतः बहुत कठिन है। अपने माता पिता के चले जाने के बाद आदित्य मेहता ने अपना सामान्य काम फिर से शुरू कर दिया। उस समय भी उन पर टेंग शेंग फ्रूट्स का $2 मिलियन बकाया था। स्टोर 3, 4 और 5 ने एक साथ सिर्फ एक सप्ताह के लिए रिचार्ज प्रमोशन चलाया। उन्होंने 10 लाख 6 लाख रुपये लिए, जिनमें से उन्होंने स्वयं 8,20,000 रुपये कमाए। डिंग, मेजबान को बधाई। 8,20,000 की संचित आय। क्या आप यादृच्छिक गुणक को सक्रिय करना चाहेंगे? सक्रिय करें। आदित्य मेहता ने उत्सुकता के साथ 2 सुनहरे पासों को देखा। अप्रत्याशित रूप से उसे अपने घर पर बकाया 2 मिलियन का भुगतान करने के लिए केवल 1/3 की आवश्यकता थी। पहला पासा 2 पर रुक गया। दूसरे पासे पर आश्चर्यजनक रूप से सबसे छोटी संख्या 1 आई। अप्रत्याशित रूप से, ये वास्तव में अप्रत्याशित था। मेजबान को बधाई, यादृच्छिक तिगुनी वृद्धि प्राप्त हुई। डिंग, आपके फोन पे खाते में 2,460,000 प्राप्त हुए। शेष 2,810,000। जब उनके माता पिता यहाँ थे तो न केवल रोशनी मेहता ने काफ़ी पैसा खर्च किया, बल्कि उन्होंने भी काफ़ी पैसा खर्च किया। पहले 5 लाख की संख्या घटकर 3,50,000 रह गई थी। यांगसी, एक पल के लिए यहाँ आओ। विशाल कंपनी मुख्यालय में केवल 7 या 8 लोग ही काम करते हैं। रोशनी मेहता का कार्यालय उनके कार्यालय के ठीक बगल में था। एक संदेश भेजा गया और वह 5 सेकंड से भी कम समय में वहां पहुंच गईं। संदेह है कि वह काम में ढिलाई बरत रही थी। प्रिय, क्या हो रहा है? बेशक, यह अच्छी खबर है। याद है कि कैसे मैंने घर खरीदने के लिए कंपनी के खाते से $2 मिलियन ट्रांसफर किए थे। अब मैं इसे वापस ला सकता हूँ। कीते जी, रोशनी मेहता को नहीं पता था कि उसके पास अचानक $2 मिलियन कहाँ से आ गए। उसका निजी खजाना इतना बड़ा था कि वह उसके प्रति उदासीन हो गई थी। लेकिन आप इसे चाहे जो भी कहें, यह अच्छी खबर थी। 2 मिलियन वापस मिलने से घर पूरी तरह से कर्ज मुक्त हो जाएगा। प्रिय, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता था। रोशनी मेहता ने अपना कंप्यूटर खोला। वह अपनी एक कमर को मोड़कर डेस्क पर आधी बैठी हुई थी और कुछ डेटा की ओर इशारा कर रही थी। देखिए, हमने फरवरी में स्टोर शुरू किया, मार्च में डिलीवरी प्लेटफॉर्म पर आ गए। पहले महीने बिक्री बहुत कम थी, लेकिन हर अगले महीने 300% से अधिक की वृद्धि हुई। अब केवल डिलीवरी प्लेटफॉर्म के माध्यम से ही हम प्रतिदिन दसियों हजार की बिक्री कर रहे हैं। शिजिंग जिले में फलों की दुकानों के बीच बिक्री में नंबर 1 स्थान पर हैं। विकास दर सचमुच कल्पना से परे थी। रोशनी मेहता ने आगे कहा, प्रिय, मुझे लगता है कि जल्द ही डिलीवरी भी पूरे देश में ऑनलाइन शॉपिंग की तरह लोकप्रिय हो जाएगी। ये संभावित रूप से एक प्रमुख प्रवृत्ति हो सकती है। आदित्य मेहता ने अपनी ठोड़ी पर हाथ फेरा। शुरुआत में डिलीवरी प्लेटफॉर्म पर आने का उनका मुख्य लक्ष्य फलों की बर्बादी को कम करना था। कुछ फल जो अधिक ताजे नहीं थे, उन्हें सीधे डिलीवरी के लिए पैक कर दिया गया। इससे न केवल अपशिष्ट कम हुआ, बल्कि अप्रत्याशित खुशी भी मिली। वर्तमान में बहुत सारे डिलीवरी प्लेटफॉर्म हैं, हर कोई सब्सिडी दे रहा है और वे अक्सर करोड़ों डॉलर का फंड जुटा रहे हैं। आदित्य मेहता ने उसकी ओर देखा और पूछा, यांगसी, तुम्हें तो नहीं लगता कि मैं इस तरह का पूंजी का खेल खेल सकता हूँ, है न? बिल्कुल नहीं, रोशनी मेहता ने बताया। मुझे लगता है कि भविष्य में डिलीवरी बहुत लोकप्रिय हो जाएगी, अन्यथा मौजूदा बैट के 3 बड़े खिलाड़ी इसके लिए इतनी लड़ाई नहीं कर रहे होते। ये सच है। डिलीवरी प्लेटफॉर्म की बात करें तो 3 सबसे प्रसिद्ध हैं। अब हर कोई मचुअन, एले.me और देर से आने वाले बाइडू न्यूओमी को जानता है। मितुआन को वास्तव में अलीबाबा का समर्थन प्राप्त था। अधिकांश शेयर उनके पास थे, लेकिन वित्तपोषण के बाद के दौरों के दौरान अलीबाबा ने कुख्यात पिक 1 नीति लागू कर दी। अर्थात, यदि आप उनका पैसा लेते हैं तो आप पेंगुइन से पैसा स्वीकार नहीं कर सकते। मोबाइल इंटरनेट के युग में ये दोनों कंपनियां मूलतः 2 चरम सीमाओं का प्रतिनिधित्व करती थीं। एक ई कॉमर्स में, दूसरा सोशल मीडिया में। सोशल मीडिया क्षेत्र में प्रमुख पेंगुइन ने अलीबाबा के गढ़, ई कॉमर्स क्षेत्र में सेंध लगाने के लिए अपने विशाल उपयोगकर्ता आधार का लाभ उठाने का अनगिनत बार प्रयास किया था। और अलीबाबा भी पीछे न रहते हुए सोशल मीडिया क्षेत्र पर भी कई हमले कर चुका है।
अंततः ई कॉमर्स क्षेत्र में पेंगुइन को अलीबाबा ने बुरी तरह पराजित कर दिया। सोशल मीडिया क्षेत्र में भी अलीबाबा पर पेंगुइन का निर्मम प्रभुत्व रहा। लगातार असफलताओं के बाद पेंगुइन ने अपनी व्यवसाय और निवेश रणनीति बदल दी, अर्थात अपने निवेशित कंपनियों को समर्थन देने के लिए अपने विशाल सोशल मीडिया ट्रैफिक का उपयोग करना। इसके परिणामस्वरूप पेंगुइन समूह की कई सुप्रसिद्ध कंपनियों का जन्म हुआ, जैसे कि JD.com, मचुअन, उसके बाद पिंडोडो और अन्य। अलीबाबा का मुख्य व्यवसाय ई कॉमर्स है, जहां ट्रैफिक को पैसे से खरीदा जाता है। निवेश का इसका प्राथमिक लक्ष्य अपने मुख्य ई कॉमर्स क्षेत्र को और अधिक मजबूत करना था। इस प्रकार इसका उद्देश्य अधिक ट्रैफिक को अवशोषित करने के लिए अपनी सहायक कंपनियों पर नियंत्रण करना था। यही मुख्य कारण था कि मीटुआन अलीबाबा समूह से अलग होकर पेंगुइन में चला गया। बेशक अलीबाबा जैसी प्रमुख इंटरनेट कंपनी भी निष्क्रिय नहीं रही। इसने शीघ्र ही एक अन्य खाद्य वितरण प्लेटफॉर्म Ele.me को भी समर्थन दे दिया। इससे इंटरनेट खाद्य वितरण उद्योग में तूफान आ गया, क्योंकि बाइडू ने नुओमी में $20 अरब का निवेश किया था। इसकी शुरुआत तो जोश से हुई, लेकिन अंत में यह मजाक बन गया। आदित्य मेहता को इन इंटरनेट लड़ाइयों में बहुत रुचि थी। उन्हें हमेशा लगता था कि हर जगह से कुछ न कुछ सीखने को मिलता है, ठीक वैसे ही जैसे अलीबाबा और पेंगुइन के बीच भयंकर लड़ाई हुई थी। कुछ बिंदुओं पर तो वे एक दूसरे के साथ सहयोग भी करते थे। ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि वे दोनों एक दूसरे से प्रेम और घृणा करते हैं। हनी पिछले महीने दूसरे स्टोर से 4 मिलियन से अधिक की आय हुई, और यदि हम केवल 3 लाख को आकस्मिक निधि के रूप में रखते हैं तो पिछले महीने दूसरे स्टोर का लाभ लगभग 2 मिलियन होगा। क्या इस तरह से विभाजन करना जोखिम भरा नहीं है? रोशनी मेहता कुछ चिंतित थीं, क्योंकि उन 2 मिलियन को लाभ नहीं माना जा सकता था, बल्कि यह तो ग्राहकों द्वारा दिया गया अग्रिम धन था। यदि यह सब वितरित कर दिया गया तो उस धनराशि को भुनाने के समय आसानी से हानि हो सकती है। ये ठीक होना चाहिए। भविष्य में पैसा कमाना इस तरह से है, हमें ग्राहकों का पैसा देना है, और क्या ये वैसा ही नहीं है जैसा हम थोक व्यापारी को दे सकते हैं? इस तरह वे एक दूसरे को संतुलित करते हैं, और आकस्मिक आरक्षित के रूप में 3 लाख और बफर के रूप में 2 सप्ताह रखने से बहुत अधिक जोखिम नहीं होना चाहिए। अब उनकी स्टॉक खरीद का निपटान मासिक आधार पर होता था, तथा इसमें नकदी प्रवाह पर्याप्त था। ये कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि यदि दिल्ली ने खरीद प्रतिबंध लागू नहीं किए होते तो इस कार्यशील पूंजी के साथ अचल संपत्ति में सट्टेबाजी के लिए कंपनी के नाम का उपयोग करने से कुछ ही वर्षों में सभी फल दुकानों से होने वाले कुल लाभ से भी अधिक लाभ प्राप्त होता। बात सिर्फ इतनी है कि वह ऐसी गतिविधियों में शामिल होने के लिए इच्छुक नहीं था। मुनाफे के वितरण में कुछ ही दिन शेष रह गए थे। ऐसे में ईस्ट स्ट्रीट पर स्थित दूसरे स्टोर से एक महीने में 2 मिलियन से अधिक मुनाफा कमाना वास्तव में चौंका देने वाली बात थी। यह एक महीने में ही निवेश की वसूली के बराबर था। 15 तारीख को जब मुनाफा बांटने का समय आया तो रोशनी मेहता के व्यक्तिगत खाते में एकमुश्त 1.3 मिलियन का भुगतान प्राप्त हुआ। वह इतनी रोमांचित थी कि वह लगभग चिल्ला पड़ी, ये राउंड मेरे ऊपर है। अब सिर्फ आदित्य मेहता ही पैसा नहीं कमा रही थी, उन्होंने भी अब तक सभी फल दुकानों के मुनाफे से 2 मिलियन से अधिक की कमाई कर ली थी। ऐसे परिणाम के साथ फल बेचना हर किसी की उम्मीद से परे था, लेकिन जल्द ही सब शांत हो गए। बेक्सिन आन के वर्तमान फल बाजार को देखते हुए वे लालटेन लेकर खोजने पर भी कोई प्रतिस्पर्धी नहीं ढूंढ पाए। अगला कदम अन्य क्षेत्रों पर आक्रमण करना होगा, अन्यथा तीसरे, चौथे और 5वें स्टोर के लिए रिचार्ज प्रमोशन के बाद सभी 5 स्टोर एक साथ अपने कार्ड राजस्व पर निर्भर रहने के एक लंबे समय तक चलने वाले अवरोध काल में प्रवेश कर जाएंगे। कार्ड रिचार्ज से पहले ही भारी मुनाफा कमा चुके वे लोग प्रतिमाह हजारों रुपये कमाने से कैसे संतुष्ट हो सकते थे? यदि 5 दुकानें अपने कार्ड रिचार्ज नहीं करती तो कुल मिलाकर वे प्रतिमाह 4 लाख से अधिक मुनाफा नहीं कमा पाती। वर्तमान में प्रति स्टोर 1 से 2 मिलियन के मुनाफे की तुलना में यह अंतर बहुत अधिक था। यहाँ तक कि आमतौर पर शांत रहने वाली रोशनी मेहता भी अब बेइज़्ज़ती से बाहर निकलने और शीजिंग शान की ओर आगे बढ़ने का संकेत दे रही थी। वे अब कुछ महीने पहले जैसे नहीं थे, अब उनके पास पैसा और कर्मचारी दोनों थे। ऐसी परिस्थितियों में उन्हें नए स्टोर खोलने के प्रयास तेज करने होंगे। यदि बेइज़्ज़ती को एक गांव माना जाए तो शीजिंग जिला उसका शहर होगा। अब गांव के मुखिया के रूप में वे शहर पर आक्रमण करना चाहते थे और दूसरों के बाजारों पर कब्जा करना चाहते थे। दुश्मन की सीमा में घुसने के लिए ये जीवन या मरण की लड़ाई से कम नहीं था। अध्याय 31 चक्रवात बैकवर्ड 15 तारीख को उन्होंने ईस्ट स्ट्रीट के दूसरे स्टोर की मई माह की आय का वितरण पूरा कर लिया था। यहाँ हर कोई शीजिंग शान पर हमला करने के लिए उत्सुक था। आदित्य मेहता शांत रहे, उन्होंने पहले चुपचाप पिछले 8 दिनों की संचयी आय की समीक्षा की। डिंग 910,000 की आय अर्जित करने के लिए बधाई होस्ट। क्या आप रैंडम मल्टीप्लायर खोलना चाहेंगे? सक्रिय करें। आदित्य मेहता ने गुप्त रूप से प्रतिज्ञा की कि यदि इस बार उनके पास 5 आएगा तो वे जुलाई में शीजिंग शान पर सीधा हमला करेंगे।
यदि शाम 5 बजे से कम होती तो वह घर जाकर अपनी पत्नी को पीटता। पहले सुनहरे पासे के केंद्र में 3 अंकित था। दूसरा सुनहरा पासा थोड़ा छोटा था और उस पर 2 अंक अंकित था। इतना बुरा भी नहीं। बधाई हो मेजबान, आपको यादृच्छिक रूप से 5 गुना वृद्धि प्राप्त हुई है। डिंग, आपके फोन पे खाते में 4450,000 जमा हो गए हैं, जिसमें 5.26 मिलियन शेष है। धन उपलब्ध हो जाने से सब कुछ ठीक हो गया। आदित्य मेहता को बड़ी राहत महसूस हुई। तीनों स्टोरों में रिचार्ज गतिविधियों के लिए अभी आधा महीना बाकी है और वे निश्चित रूप से 6 या 7 मिलियन डॉलर और लाएंगे। चूंकि यह सच था, सशस्त्र और रसद से लैस था, इसलिए हमला न करने का कोई कारण नहीं था। आदित्य मेहता ने कहा, अब हम पहले जैसे नहीं हैं। चूंकि हम बड़े स्थानों पर विकास करना चाहते हैं, इसलिए हम डरपोक और संकोची नहीं हो सकते। हमें जोश और दृढ़ संकल्प के साथ काम करना होगा। शिजिंगशान दिल्ली के 6 प्रमुख जिलों में से एक है, जिसका क्षेत्रफल 85 वर्ग किलोमीटर है। ये चौथे और 5वें रिंग रोड के बीच ही स्थित है, लेकिन इससे इसकी आर्थिक समृद्धि में कोई कमी नहीं आती है। अगर हम जा रहे हैं तो हमें पहले पर्याप्त तैयारी करनी होगी। मेरा सुझाव है कि हम शिजिंगशान के केंद्र में एक बड़े पैमाने पर फलों का कोल्ड स्टोरेज गोदाम बनाएं। ये गोदाम आपूर्ति के लिए हमारा भंडार होगा, जो हमारे अभियान के लिए अपरिहार्य है। इस कोल्ड स्टोरेज गोदाम के लिए अनुमानित निवेश 3 मिलियन है। इसके अतिरिक्त शिजिंगशान में 5 मुख्य सड़कें हैं और वहां सबसे बड़ी फल श्रृंखला नोंगबू गार्डन है। मेरा प्रस्ताव है कि टेंगशिंग फ्रूट सबसे पहले प्रत्येक मुख्य सड़क पर एक स्टोर स्थापित करने के लिए 8 मिलियन का निवेश करे। फिर इन केंद्रीय भंडारों का उपयोग आसपास के सामुदायिक भंडारों तक पहुंचाने के लिए करें। जरा ठहरिए, रोशनी मेहता ने हाथ से इशारा करके बीच में टोका। अभी अभी काफी मात्रा में पैसे बांटने के बाद उसका सिर खुशी से झूम रहा था। लेकिन ये कैसी भव्य योजना थी। इस योजना के अनुसार शिजिंगशान में जाने के प्रारंभिक चरण में कोल्ड स्टोरेज गोदाम बनाने के लिए 3 मिलियन डॉलर के निवेश की आवश्यकता थी। इसके बाद सीधे 5 दुकानें खोली गईं, सभी मुख्य सड़कों पर प्रमुख स्थानों पर। प्रति स्टोर निवेश 1.5 मिलियन से अधिक होगा। कुल 8 मिलियन, इसके अलावा 3 मिलियन। इससे ये संख्या 1100 मिलियन हो जाती है। उसने स्वीकार किया कि उसका दिमाग तेजी से ठंडा हो गया था। मुख्य मुद्दा ये था कि इसमें बहुत अधिक पैसा शामिल था, जिससे वह चिंतित हो गई। हनी, हमने अभी अभी 2 मिलियन से थोड़ा अधिक की राशि एकत्रित की है। क्या तुम्हें इस पर दोबारा विचार नहीं करना चाहिए? इसमें सोचने की क्या बात है? आदित्य मेहता ने कहा, अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर हम ऐसा करने जा रहे हैं तो हमें इसे यथासंभव सर्वश्रेष्ठ तरीके से करना होगा। मैं शुरू में कोल्ड स्टोरेज गोदाम के लिए निवेश को कवर करूंगा। जहां तक 5 स्टोर खोलने की बात है, आप लोग जो भी योगदान कर सकते हैं करें। मैं अभी बाकी का खर्च खुद ही उठाऊंगा। शेयर वितरण पहले की तरह ही रहेगा, स्टोर मैनेजर के लिए 20% और बाकी के लिए 7%। रोशनी मेहता ने उनके शब्दों से चकित होकर तेज सांस ली। वह अपने दम पर 1 करोड़ और लगाने को तैयार था। क्या उसका परिवार सचमुच इतना अमीर था? उसे कुछ पता नहीं था। आदित्य मेहता द्वारा प्रारंभिक पूंजी उपलब्ध कराए जाने के बाद बाकी कोई समस्या नहीं रही। झांग ताओ अभी भी कोल्ड स्टोरेज गोदाम के प्रभारी थे। विवेक गुप्ता और कुणाल जैन स्टोर स्थानों के चयन के लिए जिम्मेदार होंगे। बाकी लोग फिलहाल शांत रहेंगे और मुख्यालय पहले से ही भर्ती शुरू कर देगा। बाकी सभी को भी स्टोर मैनेजरों को आरक्षित करने के लिए तैयार रहना था। जैसे ही दुकानें खुलती, लोग काम संभालने के लिए तैयार हो जाते। उनके इन पुराने भाइयों को पहले जाकर नई दुकानें खोलनी होंगी। तब पुराने स्टोरों का प्रबंधन अधिक निष्क्रिय ढंग से किया जाएगा। बैककोट नए स्टोर से काफी मुनाफा हो सकता है। एक बार योजना तय हो जाने के बाद केवल क्रियान्वयन ही शेष रह गया। अब तक फलों के साथ आदित्य मेहता का त्रिआयामी दृष्टिकोण ही रहा है, लेकिन इस बार दृष्टिकोण और भी अधिक गहन था। आदित्य मेहता ने अनुमान लगाया कि नया स्टोर खुलने के बाद वे फलों में बहुत अधिक निवेश करेंगे और उन्हें कम कीमत पर बेचेंगे। वे ग्राहक बनाने यानी ट्रैफिक आकर्षित करने के लिए 3 महीने का समय लेंगे। 3 महीने के बाद वे फिर एक बड़ा रिचार्ज प्रमोशन चलाएंगे। रिचार्ज प्रमोशन के बाद वे इन गतिविधियों से अर्जित धन का उपयोग आसपास के सामुदायिक स्टोरों में व्यापक रूप से वितरित करने के लिए करेंगे। इस प्रकार उन्होंने एक ही झटके में शिजिंगशान के फल राजा के रूप में अपनी उपाधि को मजबूती से स्थापित कर लिया। योजना बहुत अच्छी थी और यदि क्रियान्वयन खराब नहीं होता तो परिणाम अच्छे ही होते। अल्प सक्रिय मुख्यालय अंततः व्यस्त होने लगा, पहले बड़े पैमाने पर भर्ती के साथ, फिर प्रत्यक्ष प्रशिक्षण। इस भाग की देखरेख उनकी पत्नी रोशनी मेहता ने व्यक्तिगत रूप से की। दूसरी ओर आदित्य मेहता पुराने झा और अन्य लोगों के साथ साझेदारी पर चर्चा कर रहे थे। बूढ़े झा उन्हें ड्यूरियन की आपूर्ति करने में विशेषज्ञ थे और टेंगशिंग फ्रूट की विशाल बाजार बिक्री मात्रा को देखते हुए ड्यूरियन की उनकी आपूर्ति की हमेशा उच्च मांग रहती थी।
उनकी यात्रा का उद्देश्य स्पष्ट था और वह था साझेदारी को और मजबूत करना। इसका मतलब यह है कि वास्तविक साझेदारी स्थापित करना। देखो बूढ़े मेहता, मैंने तुम्हें शून्य से शुरू करके निर्माण करते देखा है। अब तुम मुझे ये कीमत बता रहे हो, ये सही नहीं लगता है ना? बूढ़ा झा तेंगशेंग फ्रूट में 10% हिस्सेदारी खरीदना चाहता था, जो समझ में आता था। वह दिल्ली के बाजार में डुरियन के शीर्ष थोक विक्रेताओं में से एक थे। तेंगशेंग में निवेश करना उचित था क्योंकि यह बहुत तेजी से बढ़ रहा था। इसके अलावा उनकी बिक्री इतनी अधिक थी कि उन्होंने बेक्सिनन के डुरियन बाजार पर लगभग एकाधिकार कर लिया था। तेंगशेंग के आसपास होने के कारण बेक्सिनन में कोई भी अन्य दुकान डुरियन को अच्छी तरह से नहीं बेच सकती थी। ये सामान्य बात है क्योंकि जब अन्य लोग इसे बेचते थे तो तेंगशेंग इसे रिचार्ज किए गए पैसे के साथ दे देता था। अब वह शिजिंगशान की ओर जा रहा था और यदि वह वहां भी वही प्रभाव पैदा कर सका तो सभी डुरियन थोक विक्रेताओं को साझेदारी के लिए उसके पास आना पड़ेगा। वह बस दूसरों से एक कदम आगे था। देखो बूढ़े झा, अगर इस बार तुम खुद नहीं आते तो मैं किसी भी शेयर को बेचने से साफ इनकार कर देता, चाहे कुछ भी हो जाए। तुम्हारे आने की वजह से ही मैं 10% छोड़ने के लिए राजी हुआ हूँ। 5 मिलियन के लिए 10%, क्या ये बहुत है? आदित्य मेहता ने कहा, मैं डींग नहीं मार रहा हूँ, लेकिन आधे साल के भीतर मैं शिजिंगशान में 30 स्टोर खोलने जा रहा हूँ। तब तक भले ही आप मुझसे बेचने की भीख मांगें, मैं नहीं बेचूंगा। बूढ़े झा को वास्तव में उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने ज्यादा देर तक हिचकिचाहट नहीं दिखाए और सचमुच $5 मिलियन खर्च कर दिए। आदित्य मेहता को वास्तव में पैसों की सख्त जरूरत नहीं थी। मुख्य कारण ये था कि बूढ़े झा के साथ मिलकर वह ये सुनिश्चित कर सकते थे कि तेंगशेंग फ्रूट को बाजार में सबसे कम कीमत और सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले डुरियन मिलें। केवल इसी कारण से वृद्ध झा को साझेदारी में शामिल करना सार्थक था। एक अन्य मुद्दा यह था कि झांग ताओ और विवेक गुप्ता का नकदी प्रवाह उनकी विकास दर के साथ तालमेल नहीं रख पा रहा था। उस 10% को छोड़ देना उसके हिस्से से नहीं आएगा, बल्कि ये झांग ताओ और अन्य के शेयरों से आएगा। नए स्टोर में निवेश से उनमें से प्रत्येक को केवल 7% हिस्सेदारी रखने की अनुमति मिलेगी, जिससे उन पांचों के पास कुल मिलाकर केवल 35% हिस्सेदारी होगी। प्रति स्टोर 1.6 मिलियन का औसत निवेश। ये राशि 560,000 होगी, जो कि उनकी पेशकश की सीमा थी। जब बूढ़े झा के 5 मिलियन जोड़े गए तो आदित्य मेहता ने इसे अपने पास नहीं रखा, बल्कि रोशनी मेहता को दे दिया। उसके व्यक्तिगत खाते में अचानक 7 मिलियन की वृद्धि हो गई और वह शब्दों से परे प्रसन्न थी। कोल्ड स्टोरेज के निर्माण और शिजिंगशान में स्टोर खोलने के लिए पैसा अभी भी व्यक्तिगत रूप से उन्हें ही देना था। अंतर केवल इतना था कि इसमें वृद्ध झा के $5 मिलियन और जुड़ गए, जिसका मतलब था कि उन्हें और अधिक वित्तीय सहायता मिल गई। फंडिंग के इस दौर ने झांग ताओ, विवेक गुप्ता और अन्य लोगों को और भी स्पष्ट रूप से यह एहसास कराया कि फलों के कारोबार में शुरू से ही ओल्ड मेहता के साथ जुड़ना कितना सही था। आधे साल से भी कम समय में तेंगशेंग फ्रूट का मूल्यांकन 50 मिलियन तक पहुंच गया था और विकास की गति रुकने का कोई संकेत नहीं था। यह अभी भी आगे बढ़ रहा था। अध्याय 32 पत्नी के लिए उपहार चुनना। समय बीतता गया और पलक झपकते ही वह गायब हो गया। जून के अंत तक दिल्ली में मौसम असाधारण रूप से गर्म हो गया था। इससे पहले कि वह जानती, ईशा मेहता को दिल्ली आए 1 महीना बीत चुका था और यह महीना उसके लिए बहुत संतुष्टिदायक रहा था। दिन में उसे वित्त का काम सीखना पड़ता था, दोपहर में उसे अपने बड़े भाई के तेंगशेंग मुख्यालय में काम पर जाना पड़ता था और शाम को उसकी भाभी उसे गाड़ी चलाना सिखाती थी। 1 महीने बाद परिणाम अच्छे आए। अब वह ऑडी A4 को कुशलतापूर्वक चला सकती थी। ड्राइविंग स्कूल की परीक्षाएं भी विषय 4 में सुचारू रूप से संपन्न हुई। यदि वह अंतिम परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाती तो उसे तुरंत ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाता। विषय 4 उसके लिए अपेक्षाकृत सरल था और परीक्षा की तिथि पहले से ही तय थी। ये सोचकर कि उसे 1 सप्ताह से भी कम समय में ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाएगा, वह बहुत खुश हुई। एक दोपहर रोशनी मेहता ने उसे चुपके से एक तरफ खींच लिया। छोटी क्यों, थोड़ी देर के लिए मेरे साथ बाहर आओ। भाभी, क्या बात है? आप तो बहुत छुप छुप कर बात कर रही हैं। 2 दिन बाद तुम्हारे भाई का 30वां जन्मदिन होगा, क्या तुम्हें पता नहीं है? बेशक, मुझे पता है। क्या वह हमेशा आपके साथ घर पर एक कटोरी लॉन्गेविटी नूडल्स नहीं खाता? ये वर्ष अलग है। अतीत में आदित्य मेहता ने कभी भी अपने जन्मदिन को लेकर कोई बड़ी बात नहीं की, बल्कि वे अधिक से अधिक झांग ताओ और कुछ अन्य लोगों को ही बुलाते थे। शाम को वे नीचे बारबेक्यू स्टैंड पर बियर की कुछ बोतलें और सीख खाते थे। इस साल रोशनी मेहता वास्तव में उन्हें एक बड़ा उपहार देना चाहती थीं। उन्होंने ऑडी की चाबियां ईशा मेहता को सौंपते हुए कहा, आज से यह कार आपकी है। जब आपको लाइसेंस मिल जाएगा तो हम हस्तांतरण प्रक्रिया पूरी करेंगे। मुझे कार देने में जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर मैं तुम्हें पहले कार नहीं दूंगा तो मुझे तुम्हारे भाई को उसका उपहार देने में भी अच्छा नहीं लगेगा।
रोशनी मेहता उसे नीचे पार्किंग गैराज में ले गईं, फिर एक सफ़ेद पैनामेरा कार में बैठकर कार्यालय से धुएं के गुबार के बीच निकल गईं। भाभी, मेरे भाई के लिए 30वां जन्मदिन बहुत बड़ी बात है। आप उसे क्या उपहार देने की सोच रही हैं? ईशा मेहता बहुत उत्सुक थीं, खासकर इसलिए क्योंकि उन्हें लग रहा था कि उनके भाई को इस समय किसी चीज़ की कमी नहीं है। उसके पास एक कार थी और वह एक छोटे से विला में रहता था, सचमुच एक आरामदायक जीवन। उसके पास सभी आवश्यक कपड़े, बेल्ट और घड़ियां थीं और उसे किसी चीज़ की कमी नहीं थी। वह ऐसी कोई बात नहीं सोच पा रही थी जिससे उसके भाई को बहुत रुचि हो। ही, रोशनी मेहता ने चालाकी से मुस्कुराते हुए कहा, पुरुषों के 3 प्यार होते हैं, पैसा कमाना, खूबसूरत महिलाएं। चूंकि आपके भाई के पास मैं एक सुंदर, नाजुक पत्नी हूं, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से किसी अन्य महिला से प्यार नहीं करेगा। अब केवल तीसरा प्यार ही बचता है, कार। ईशा मेहता के दिमाग में कुछ आया, क्योंकि वह अक्सर लोगों को इसके बारे में बात करते सुनती थीं। ये सही है, सभी पुरुषों को कारें पसंद होती हैं और आपका भाई भी इसका अपवाद नहीं है। रोशनी मेहता ने बताया, मुझे पनामेरा बहुत पसंद है और आपके भाई ने इस पर गौर किया, इसलिए उन्होंने आपको ऑडी दे दी और मुझे इसे इस्तेमाल करने दिया। देखिए, उनके पास ये कार ज़्यादा समय से नहीं है और अब उनकी पत्नी इसे अपने पास रख रही हैं। मैंने पिछले कुछ दिनों में उन्हें अपने फ़ोन पर कारों को चुपके से देखते हुए भी देखा है। जब अपने भाई के लिए कार खरीदने की बात आई तो ईशा मेहता बहुत उत्साहित थीं। उन्होंने अपनी भाभी की ओर मुड़कर पूछा, भाभी, क्या आप मेरे भाई को नई कार देंगी? हाँ, यही एकमात्र चीज़ है जो उसे सचमुच खुश कर देगी। क्या तुम्हें पता है उसे क्या पसंद है? बेशक, वह एसयूवी पर नज़र रख रहा है और उसे बड़ी कारें पसंद हैं। रोशनी मेहता चुपके से ध्यान दे रही थी। मेरे दिमाग में पहले से ही एक लक्ष्य है, मैं तुम्हें संदर्भ के लिए देखने के लिए यहाँ लाई हूँ। ईशा मेहता को तब तक पता नहीं था कि उनका लक्ष्य क्या है जब तक वे 4S दुकान पर नहीं पहुँच गए। वह क्या संदर्भ दे सकती थी? क्या वह ऐसा करने के योग्य भी थी? सबसे पहले उन्होंने रेंज रोवर 3.0 LV6 का विस्तारित संस्करण देखा। जहां तक कार के स्वरूप की बात है तो पहली नज़र में ही यह आश्चर्यजनक थी। कोई भी महिला रेंज रोवर चलाने वाले पुरुष को मना नहीं कर सकती। केवल उन शब्दों से ही इसकी असीम प्रभुता का आभास हो सकता है। विक्रेता ने बहुत विस्तृत परिचय दिया, क्योंकि दोनों महिलाएं पैनामेरा कार में आई थीं। ये कार किसी भी तरह से रेंज रोवर से कमतर नहीं थी। यदि वे पैनामेरा खरीद सकते हैं तो वे आसानी से रेंज रोवर भी खरीद सकते हैं। विक्रेता ने कहा, हमारे पास तत्काल डिलीवरी के लिए एक काला मॉडल उपलब्ध है और इसकी ऑन रोड कीमत 1.68 मिलियन है, जो सबसे अच्छा प्रस्ताव है। रोशनी मेहता कार से काफ़ी खुश थीं। उन्हें पता था कि उनके पति को ये कार जरूर पसंद आएगी। हालांकि उन्होंने ऑनलाइन भी काफ़ी शोध किया था और कई लोगों ने कहा कि हालांकि रेंज रोवर्स अच्छी दिखती हैं, लेकिन समान मूल्य सीमा वाली बीबीए कारों की तुलना में उनकी गुणवत्ता में कुछ कमी है। यह अभी भी दूसरों को देखने लायक था। लग्जरी कार डीलरशिप आमतौर पर 2 कारणों से एक साथ स्थित होते हैं। पहला, ग्राहकों के लिए चयन करना सुविधाजनक बनाना, और दूसरा, ग्राहकों को अधिक प्रभावी ढंग से आकर्षित करना, ठीक उसी तरह जैसे कि फैशन स्टोर एक पंक्ति में व्यवस्थित होते हैं। उसके दिमाग में 3 लक्ष्य वाहन थे, लेकिन पहला लक्ष्य सिर्फ लैंड रोवर रेंज रोवर पर एक नज़र डालना था। दूसरा था मर्सिडीज बेंज जी क्लास। रोशनी मेहता को खुद नहीं लगा कि यह कार लैंड रोवर रेंज रोवर जितनी अच्छी है। कीमत की बात करें तो G350 की कीमत उस रेंज रोवर के बराबर ही होगी जिसे उसने अभी देखा था। G500 की शुरुआती कीमत लगभग 2 मिलियन थी। ये वास्तव में सस्ता नहीं था। जहां तक उच्च स्तरीय AMG G63 की बात है तो इसकी ऑन रोड कीमत 3 मिलियन होगी। ये बजट से थोड़ा अधिक था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि यह अफोर्डेबल नहीं था। वर्तमान में उनके खाते में 7 मिलियन से अधिक धनराशि थी और शिजिंगशान में कोल्ड स्टोरेज गोदाम में निवेश पूरी तरह से आदित्य मेहता के अपने पैसे से किया गया था। उसे इस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं थी। इसका मतलब यह था कि किसी भी प्रकार का वित्तीय दबाव नहीं था। साथ ही महीने के अंत तक उसके 3 स्टोरों से होने वाला मुनाफा लगभग 7 मिलियन तक पहुंच गया। लाभांश के बाद वह कम से कम 2 मिलियन कमाएगी। उसका छोटा सा खजाना एक बार फिर बढ़ जाएगा, और यदि वह ये पैसा अपने पति पर खर्च नहीं करेगी तो वह और कहाँ खर्च होगा। इसलिए वह भी चुपके से ध्यान से देख रही थी। वह तीसरी कार देखने के बाद व्यापक तुलना करेगी। भाभी, क्या मेरे भाई को सचमुच इतनी अच्छी कार की ज़रूरत है? घर में पैनामेरा कार होना पहले से ही काफ़ी विलासिता की बात थी। यदि वे जी क्लास या रेंज रोवर खरीदते तो वह कल्पना भी नहीं कर सकती थी कि नए साल पर गाँव वालों के चेहरे पर क्या आश्चर्य होगा। अब मेरा भाई एक छोटा व्यवसायी है। वह बिना अच्छी कार के व्यापार के बारे में बात करने कैसे जा सकता है? तीसरा वाहन भी उसे बहुत पसंद था और इस वाहन को देखने का उसका कारण थोड़ा स्वार्थपूर्ण था। बेशक रोशनी मेहता को पूरा विश्वास था कि उनके पति को भी ये बिल्कुल पसंद आएगा।
क्योंकि कोई भी बेंटले कॉन्टिनेंटल के परिवर्तनीय संस्करण का विरोध नहीं कर सकता था। जो लोग जी क्लास को पसंद करते हैं वे बेंटले को और भी अधिक पसंद करते हैं। सफ़ेद 4.0T वियाट कन्वर्टिबल मॉडल की ऑन रोड कीमत 3.5 मिलियन थी। सच कहूं तो अगर यह उसके अपने लिए होता तो वह निश्चित रूप से इसे खरीदने में हिचकिचाती, लेकिन आदित्य मेहता के लिए यह अलग था। उसके पति ने फल की दुकान से होने वाली सारी कमाई उसके खाते में डाल दी, यहाँ तक कि उन्होंने फलों की दुकान से होने वाले भविष्य के सभी मुनाफे की जिम्मेदारी भी उसे सौंप दी, ताकि उसकी पत्नी के रूप में वह चुपचाप बैठकर कुछ न कर सके। उदारतापूर्वक उसके लिए प्रिय स्पोर्ट्स कार खरीदकर उसके पति का एक कार खरीदने का सपना पूरा हो जाएगा। रोशनी मेहता का मानना है कि यह ऐसा काम है जो एक पत्नी को करना चाहिए। भाभी, मुझे मत बताओ कि तुम मेरे भाई के लिए यह बेंटले स्पोर्ट्स कार खरीदने जा रही हो। ईशा मेहता को यह बात गले से उतर गई। उनके भाई का सादगी भरा व्यवहार बेंटले स्पोर्ट्स कार चलाने के साथ मेल नहीं खाता था। तुम्हें क्या लगता है, क्या ये सुंदर नहीं है? कहने की जरूरत नहीं है कि अगर कोई बेंटले कॉन्टिनेंटल में उसे लुभाने के लिए आता है तो कार से बाहर निकलते ही उसकी सतर्कता 70 या 80% कम हो जाएगी। ईशा मेहता ने कहा, भाभी, हमें इतनी अच्छी चीज़ खरीदने की ज़रूरत नहीं है ना? मुझे लगता है कि लैंड रोवर रेंज रोवर बहुत अच्छी है। इसकी तुलना में ये पहले से ही 1 मिलियन से अधिक की कीमत पर भिखारी के संस्करण की तरह है। तुलना आनंद का चोर है, यही बात कारों के लिए भी लागू होती है। ईशा मेहता ने अपनी सतीपन की बात स्वीकार की। पहले उन्हें लगता था कि रेंज रोवर बहुत महंगी है, बेंटले के सामने इसकी क्या गिनती है। वह विक्रेता जो बात करना जानता था उसने तुरंत संकेत समझ लिया और कहा, लैंड रोवर रेंज रोवर भी निश्चित रूप से एक अच्छी कार है, लेकिन बेंटले कॉन्टिनेंटल को वास्तव में मनुष्य की अंतिम स्वप्न कार, स्वप्न लग्जरी कार कहा जा सकता है। वह पहले ही समझ चुकी थी कि ये दोनों महिलाएं अपने लिए कार खरीदने नहीं आई हैं, वे अपने पति के लिए उपहार लेने यहाँ आई थीं। उन्होंने रेंज रोवर का जिक्र ऐसे किया जैसे वह कोई खास बात न हो। स्वाभाविक रूप से थोड़े से प्रयास से 3 मिलियन से अधिक कीमत वाली बेंटले कॉन्टिनेंटल भी बेची जा सकती है। रोशनी मेहता ने अपने होंठ काटे और झिझकती नजर आईं। 10 लाख से अधिक कीमत की रेंज रोवर खरीदना उनके लिए कोई दबाव वाली बात नहीं थी, लेकिन 3 लाख से अधिक कीमत की रेंज रोवर खरीदना एक अलग कहानी थी। ये सचमुच उम्मीद से परे था, लेकिन ये सचमुच बहुत सुंदर लग रहा था। ये वही है जो उसके पति के लिए 30वें जन्मदिन का उपहार है, अपने पति के स्पोर्ट्स कार खरीदने के सपने को पूरा करने के लिए। मानो उन्हें डर था कि कहीं उनका मन न बदल जाए, रोशनी मेहता ने सीधे अपना कार्ड स्वाइप कर दिया। विकल्पों को चुनने के बाद ऑन रोड कीमत 3 लाख 8 लाख तक हो गई, वह भी सफ़ेद रंग में। यहाँ तक कि उसने उसके जन्मदिन पर उपहार देने के लिए विशेष रूप से एक कार कवर भी चुन लिया।